आज हम लोगों को हमारी इलिमिनेशन मास्टरी की पहली क्लास करनी है प्रिलिम्स प्रहार बैच 2027 में। नमस्ते अभिषेक, गुड मॉर्निंग यशिका, कन्हैया गुड मॉर्निंग, शाबिया गुड मॉर्निंग, रोहित गुड मॉर्निंग, जसविंदर गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा रोहित आपको दोबारा देख के, और अच्छी बात यह है कि आपने टाइम रहते ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आज का लास्ट दिन है जिसके अंदर फिर फीस का कंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग YouTube पे भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी यही है कि आज शाम तक आप किसी तरह, अगर आपको चाहते हो आप कि प्रीलिम्स प्रहार बैच 2027 में आप रहें, क्योंकि जब इसका अनाउंसमेंट वीडियो आया था उस वीडियो को भी आप देखेंगे, जो इसका ओरिएंटेशन क्लास हुआ है उस वीडियो की को भी आप लोगों ने देख लिया है, और आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को डील करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बताया जा रहा है। मैं आपको, जब से इस बैच का अनाउंसमेंट हुआ है तब से मैंने प्रीलिम्स 2026 के अलावा किसी क्वेश्चन को उठाया ही नहीं। 2025 तक के सवालों को तो आपको पता है कि हम हलवे की तरह सॉल्व कर देते हैं, लेकिन 2026 को लेकर क्योंकि बहुत बातचीत हुई है, बहुत इस चीज़ को लेकर इशू उठाया गया है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट, हम खुद इस बात को बोल चुके हैं। क्योंकि देखो, क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल देखें, अगर कंटेंट से पेपर ना बनाकर आप पूरी तरह से एलिमिनेशन टेक्निक के बेस पर पेपर बनाओगे तो हो सकता है टीचर उसको अच्छे से डील कर ले। एस्पिरेंट के लिए एग्जामिनेशन हॉल में डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मैं आपको सारे सवाल दिखा चुका हूं, अभी और भी सवाल आज हम लोग देखने वाले हैं, और आज से तो एकदम टेक्निक वाला बैच शुरू हो चुका है। आज पहली मास्टरी की क्लास, ये सिर्फ इसका टाइटल नहीं लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन मास्टरी इसके अंदर होने वाली है, इसके अंदर हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। आप खुद इस क्लास के एंड होने तक जान जाएंगे कि यार मैंने अगर प्रीलिम्स 2026 का पेपर दिया था तो क्या मैं इतनी छोटी छोटी बातों को पकड़ नहीं पाया। अगर मैं इतनी छोटी छोटी बातों को पकड़ता तो मेरा स्कोर कहाँ पे होता। और मैं एक भी ऐसा सवाल नहीं लिया हूं जो आसान हो। कंटेंट का सवाल तो मैं ले ही नहीं रहा, जो सीधा कंटेंट से पूछा गया उस पर तो मैंने अभी तक कोई बात की नहीं। मैं सवाल भी वो ले रहा हूं जिन सवालों को सॉल्व ही नहीं कर सकते आप, है ना, या जिन सवालों को लेकर ऐसा है कि भाई इसके लिए कहाँ से कंटेंट पढ़ें, इस तरह के सवाल को कैसे तैयार किया जाएगा, कुछ भी नहीं है उन सवालों में। वर्ड प्ले है, उस वर्ड प्ले को आपको पकड़ना है। यूपीएससी के ट्रैप्स हैं, उन ट्रैप्स को पकड़ना है। ठीक है, कहाँ पे खेल रहा है उस खेल को समझने की जरूरत है। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग भाई निखिल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इस बैच को दो तरीके से देखना है। एक तो ये बैच जो है वो आपको एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डे बाय डे इंप्रूव करता चला जाएगा। कि आपको, जैसे मैंने कहा था इस बैच के अनाउंसमेंट वीडियो में भी, कि अगर 100 के 100 सवालों को भी एलिमिनेशन टेक्निक से करना हो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आपको कहते हैं कि 20 सवाल जो हैं एलिमिनेशन से आप डील कर सकते हो, 10 सवाल आप इससे डील कर सकते हो। मैं कह रहा हूं कि 100 के 100 को अगर एलिमिनेशन से डील करना हो, कुछ हद तक तो कंटेंट इंप्लीमेंट होगा। या मैं ये कहूं कि किसी एक बच्चे को सिर्फ एलिमिनेशन सिखा के मैं प्रीलिम्स में भेज दूं तो वो कितने ही सवाल सही कर लेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कंटेंट तो आप ऑलरेडी कर रहे हो और कर चुके हो, उसको तो हम टेस्ट करने के लिए एनसीईआरटी और सारी चीजों का टेस्ट रख ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ जब ये प्लस हो जाएगा तब फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल को डील करने में। और अगर हम कहते हैं कि भाई सारे सवालों को एलिमिनेशन के बेस पे आप डील कर सकते हो, तो आपके मन में एक बहुत बड़ा डर खत्म हो जाता है कि यार कंटेंट कितना पढ़ें, कितना याद करें, कितना रिवीजन करें, किस हद तक जाके रिवीजन करें, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है मन के अंदर कि हाँ, अगर कंटेंट वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ, मान लो किसी वजह से आपका नॉलेज वहां पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो आपके बैक ऑफ माइंड में ये बात चलती रहती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है, मैंने एलिमिनेशन को सीखा है, मैं कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी उसका आंसर निकाल सकता हूं। मैं यूपीएससी के ट्रैप को पकड़ने की कोशिश करूंगा, मैं यूपीएससी के खेल को समझने की कोशिश करूंगा। अगर वो खेल मेरी समझ में आ गया तो फिर ये पेपर मेरे से बाहर नहीं बचेगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन मुझसे बचेगा नहीं। और ये जैसे जैसे हम इस बैच में आगे चलते जाएंगे, ये लास्ट वीडियो है जो यूट्यूब पर पब्लिक होगा, उसके बाद इसके कुछ हो सकता है शॉर्ट्स पब्लिक हो जाए, लेकिन क्लास के तौर पर पूरी वीडियो जो है पब्लिक नहीं होगी। ये लास्ट सेशन है जो यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड बैच के जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिन्होंने डिलाइट आईएएस पर ट्रस्ट किया है, जिनको लगता है कि डिलाइट आईएएस उनको सिलेक्शन तक लेकर जा सकता है,
सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए सब कुछ रहेगा। पहली क्लास में भी बता चुका हूं, ये सिर्फ खेल नहीं है। मैं उस तरह का बैच नहीं लाता कभी भी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन सिखाया जाए। मैं उस तरह का बैच नहीं लाता जिसके अंदर सिर्फ बच्चा जिस तरह जितनी फीस पे करे, जितना लगे मुझे कि हाँ इतना रेवेन्यू दिया है उसके हिसाब से ही मैं उनको कंटेंट दूं। ये बैच वो है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। पिछले साल का बैच भी बहुत प्रभावी बैच रहा है कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें भी आप लोगों की गलतियां कुछ हद तक रही जो मैं आपको दिखाऊंगा पेपर में। जब से प्रीलिम्स का पेपर हुआ है मैंने एक दो बार आप लोगों को ये बात कही है कि जैसे जैसे आप मेरे साथ सवाल सॉल्व करते जाओगे ना इस पेपर के, वैसे वैसे आपको रियलाइज होने लगेगा कि यार कुछ भी नहीं था पेपर में, थोड़ा सा दिमाग से चलने की जरूरत थी, थोड़ा खेल को पकड़ने की जरूरत थी। कुछ चीजें मैंने आपको पिछले बैच में बताई थी, लेकिन क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हो गई थी जिसमें कंटेंट को लेकर क्लासेस जो है वो उसमें ज्यादा रही। इस बार हम लोगों को कंटेंट को लेकर कोई क्लास नहीं करनी। आपको किसी क्लास में कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और टेस्ट देना है। तो जो एलिमिनेशन मास्टरी है उसकी तो इस क्लास से आप जज कर लेना कि किस तरह की बाकी क्लासेस होने वाली है। जैसे मैंने बोला है कि 14-15 क्लास एलिमिनेशन की चलेंगी, एक क्लास आपको दी जा रही है, चाहे यूट्यूब ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी समझ सकते हैं इस बैच को। जो बच्चे नहीं परचेज कर पा रहे उनको, वो लोग इस क्लास को जो है गिफ्ट के तौर पर देख सकते हैं। इससे पहले की क्लास को भी गिफ्ट के तौर पर देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई। लेकिन यहाँ पे ये क्लास के बाद बाकी जितनी भी मास्टरी की क्लासेस हैं या टेस्टिंग की क्लासेस है, वो सब की सब क्लासेस जो हैं एप्लीकेशन के ऊपर ही रहेंगी। वो आपको किसी को भी अवेलेबल बाकी लोगों को नहीं की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, तो फिर आप कहीं ना कहीं पे इसको बेस्ट तरीके से इस बैच को बिना रुके ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार कोई बच्चा बताए कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या कन्हैया, नेटवर्क का इशू है? इधर से कोई इशू नहीं है, बाकी बच्चे बता रहे हैं, है ना। शाबिया बता रही है वीडियो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में थोड़ा इशू है तो आप नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो पहली बात मैंने कहा एलिमिनेशन हम इसमें सीखेंगे, वो आज से स्टार्टिंग हो रही है आप लोगों को, और बड़ा स्लो स्लो करके सीखेंगे। मतलब आज की क्लास में तो कई सारी ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, लेकिन ये 2026 के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन अगली क्लासेस के अंदर जो एलिमिनेशन की होंगी उसके अंदर हम जैसे मान लो हमने कोई टेक्निक पकड़ी, 2 3 4 जो भी टेक्निक, उससे रिलेटेड पिछले 10 सालों में 8 सालों में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं वो सवाल भी आपको पता रहेंगे। इससे क्या होगा, एक टेक्निक आपको पता है उसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। एक क्वेश्चन करके नहीं दिखाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। फिर एक टेक्निक आपने सीखी, फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन, फिर तीसरी टेक्निक, फिर बहुत सारे क्वेश्चन, चौथी, ऐसे करके कई सारी टेक्निक्स जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगी। उसका पीडीएफ भी मिलेगा, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब आप लोगों को रिवीजन करना है, आपके पास एलिमिनेशन टेक्निक्स की एकदम प्रॉपर पीडीएफ फाइल कि ये पहली टेक्निक है और उसके ये 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, ये दूसरी टेक्निक है उसके इतने पीवाईक्यू के क्वेश्चन। हम जो टेस्ट लेने वाले हैं उसके अंदर तो वो लेवल रखते ही रखते हैं। हम आपको पता है कि मैं क्वेश्चन किस तरह के फ्रेम करता हूं, मैं किसी टेक्निकल टीम से तैयार नहीं करवाता, मैं क्वेश्चन आपको खुद रेडी करके देता हूं। और ये वाला बैच तो है भी वैसा। इसके अंदर आपको टेस्टिंग वाला जो सेगमेंट रहेगा उसके अंदर आपको पढ़ना है। जैसे फ्राइडे से टेस्टिंग आप लोगों की शुरू हो रही है, 6, 7, 8 इन तीनों क्लास जो है पॉलिटी की आपको पढ़नी है। आप कहेंगे सर 3 किताबें एक साथ कैसे पढ़ेंगे? पहली बात तो 6, 7, 8 की पॉलिटी की किताब कोई पढ़वाता नहीं है, मैं इसलिए उसका टेस्टिंग ले रहा हूं। स्टार्टिंग है, तीनों किताब को जल्दी जल्दी गो थ्रू हो जाइए, और उसके अंदर बेसिक टेस्टिंग जो आप लोगों की उन तीनों किताबों की होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट सवाल बनता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही सवाल आपको पूछा जाएगा। और जो शेड्यूल मैंने आप लोगों को दिया है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। मतलब जिस दिन लिखा हुआ है कि इस दिन टेस्ट होगी, चाहे उस दिन क्लास 2 से 2.5 घंटे की हो जाए, लेकिन टेस्टिंग उसी दिन होगी। अगली क्लास में हम अगली जो है बुक की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसे करते हुए हमें सारी एनसीईआरटी को टेस्ट करना है। ऐसे करते हुए हमें हमारे अंतिम प्रहार बैच का जो कंटेंट है उसको सारे को टेस्ट करना है। ऐसे करते हुए जितनी एडवांस लेवल की किताबें हैं जिसको लेकर बच्चों के मन में हवा रहता है, वो सारी किताबें भी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे, साथ में एलिमिनेशन सीखेंगे। लास्ट बार मैं उन बच्चों को कह रहा हूं कि देखो आज का दिन निकल जाने के बाद आप कितने भी करीबी हो मेरे, या कितना अच्छा रिश्ता आप लोगों के साथ मेरा रहा, मैं आपको डिस्काउंट ऑफर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा प्राइस पे ना करना पड़े, तो आज किसी भी हाल में इस बैच के अंदर आप लोगों को इनरोलमेंट करवा लेना है, ठीक है। वरना फिर आपके लिए मैं तो यही कहूंगा कि पछतावे के अलावा और आप लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, चलो इस सेशन को शुरू करते हैं। पहली चीज इसके अंदर क्या है,
ये देखो कौन सी टेक्निक सब लोग आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहली चीज क्या है, इलिमिनेशन टेक्निक्स की मास्टरी हम लोगों को करनी है। देखो मैंने यहाँ पे ना एक वर्ड यूज किया है मास्टरी का। इलिमिनेशन सिखाते हैं बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे। पहली बात तो आप देखे होंगे कि मैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द डिलाइट आईएएस फर्स्ट टाइम मैं ऐसा सेशन लेके आया हूं। अगर आप लोगों को पता हो या इस तरह के बैच की अनाउंसमेंट हुई है जिसमें एलिमिनेशन को मैंने रखा है, वरना मैंने इससे पहले कभी एलिमिनेशन की बात नहीं की है। उसका रीजन क्यों क्या रहता था, मैं खुद इसके अगेंस्ट रहा हूं। मैं कहता हूं नॉलेज पे काम करो, उसी से पेपर निकल जाएगा। लेकिन 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में चला ही एलिमिनेशन है, तो उसके पॉइंट से मुझे मजबूर होना पड़ा कि नहीं इस तरह का बैच लाना होगा। ये वैसा बैच नहीं है जिसके अंदर लास्ट वीडियो कोई एक दो वीडियो यूट्यूब पे आ जाती हैं, उसमें वो लोग ट्रिक्स दिखाते हैं, वो ट्रिक्स आप जाके वहां पे लगाते हो, वो इंप्लीमेंट होती नहीं है, उसके चलते आपके बहुत सारे मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं। ये उस तरह की का बैच नहीं है। इसमें हम मास्टरी करने वाले हैं। इलिमिनेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों को कुछ हद तक आता भी हो, मतलब मैं इस बैच की बात नहीं कर रहा, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं। अगर उनको कुछ हद तक इलिमिनेशन आता भी है, लेकिन इलिमिनेशन में मास्टरी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैं आपको कहूं कि आपको पॉलिटी आता है, आप कहेंगे सर आता है। मैं कहूंगा क्या पॉलिटी के अंदर मास्टरी है? तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि सर मास्टरी कह रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है सर का सवाल बहुत डिफिकल्ट, हो सकता है सर तुरंत ही सवाल पूछना शुरू कर दें, हो सकता है बड़ा डीप में सवाल पूछें। समझे मेरी बात? जैसे मान लो मैं टीचर का भी अगर मान लो इंटरव्यू ले रहा हूँ, डिलाइट आईएएस पे उनको पढ़ाना है, तो मैं दो ही चीजें पूछूंगा। क्या आपको हिस्ट्री आती है? तो वो कहेंगे हाँ मुझे हिस्ट्री आती है, मैंने यूपीएससी का मीन्स दिया है, मैंने इंटरव्यू दिया है, मैंने फलाना दिया है। मैं कहूंगा क्या हिस्ट्री के अंदर आपकी मास्टरी है? तो हो सकता है वो एक बार 1 मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए कि मास्टरी का मतलब क्या हो गया। अब इसमें क्या क्या पीएचडी होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, इसका क्या मतलब? उसी हिसाब से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। इलिमिनेशन करना और इलिमिनेशन में मास्टर बनना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो आपको इलिमिनेशन के अंदर मास्टर बनना है। देखते चलो किस तरीके से जो है आपको चीजें मैं करवाने वाला हूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में, और वो सारी चीजें आपकी आंखों के सामने इंप्लीमेंट होंगी। इस क्लास पे 100% फोकस रखिएगा, ठीक है ना? 100% फोकस रखिएगा। जैसे ही क्लास एंड होगी आपको लगेगा आपने आज बहुत सारी चीजें सीख ली, और आपको थोड़ा सा खुद को लेकर भी फील होगा कि काश प्रीलिम्स 2026 से पहले ये चीजें मुझे पता होती, या प्रीलिम्स के अंदर मैंने इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देख लिया होता, तो शायद मेरे बहुत सारे सवाल सही हो गए होते। पहली चीज इसके अंदर क्या है, पहली टेक्निक क्या है? अगर कहीं पे फैक्ट दिया हुआ है, मान लो किसी सवाल के अंदर फैक्ट दिया हुआ है, तुरंत आपको उस फैक्ट को डाउट की नजर से देखना है, संदेह की नजर से देखना है। अगर लगता है कि वो फैक्ट जो है गलत है, मान लो आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटी यूपीएससी की रहती है बहुत सारे क्वेश्चन में कि फैक्ट आपको गलत दिया होगा, लेकिन कई जगह फैक्ट सही भी होगा, है ना? तो हमें ये देखना है कहां पे फैक्ट सही है और कहां पे फैक्ट गलत है। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आपको मानना है कि अगर कोई फैक्ट दे रखा है, और मैं आपको दिखाऊंगा, इस बार मैंने जो आप लोगों को पीडीएफ शेयर की थी अंतिम प्रहार बैच में, उसमें कितने सारे सवाल हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो उसके अंदर से डायरेक्टली पूछी गई हैं, बस आपने थोड़ा सा उसको रिवीजन तो किया, लेकिन आप पकड़ नहीं पाए उस चीज को, है ना? दिखाऊंगा मैं सवाल। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में, अगर किसी सवाल में कोई फैक्ट पूछा गया है, तो तुरंत आपका माइंड जो है उसको संदेह की नजरों से देखेगा, उसको डाउट करेगा उस फैक्ट को लेकर। पहली चीज, ठीक है? कौन सा एग्जाम्पल है इसको लेकर वो भी देखते हैं। दूसरी चीज, अगर वहां पर किसी सवाल में कोई एग्रीमेंट दे रखा है, या किसी सवाल में कोई चार्टर दे रखा है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ उस सवाल की रिक्वायरमेंट आपका फोकस। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि अगर मान लो किसी सवाल में फैक्ट है ना, फैक्ट दे रखा है, तो आपको मान के चलना है कि पॉसिबिलिटी है वो फैक्ट गलत हो सकता है, पहली चीज। उसी तरह से इस सवाल के अंदर मान लो यूपीएससी ने कोई एग्रीमेंट दे रखा है ना, कि ये जो है उद्घोषणा हुई है या ये समझौता हुआ है, इस तरह के चार्टर को साइन किया गया है, इस तरह का कोई सम्मेलन हुआ उसके अंदर कोई चार्टर साइन किया गया है। अगर इस तरह की कोई चीज है, मान लो इस तरह का सवाल है, उस सवाल के अंदर यूपीएससी आपसे उम्मीद कर रहा है कि देखो, पहली बात तो इस चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। एक साल में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे दस्तावेजों पर साइन होता है ना? कई सारे डिक्लेरेशन जो है साइन किए जाते हैं।
अब हो सकता है वो डिक्लेरेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो सकता है वो डिक्लेरेशन रीजनल स्तर का हो सकता है वो डिक्लेरेशन जो है नेशनल लेवल का या हो सकता है वो राज्य स्तर का हो। गवर्नेंस को लेकर, भारत के राज्यों में शासन को लेकर, सुशासन को लेकर किस तरह का कोई चार्टर है वो साइन किया गया है। तो क्या यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक एक चार्टर को याद करो? क्या यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक एक एग्रीमेंट को जो सभी देशों के बीच में हुआ है उसको याद करो? तो यूपीएससी नहीं चाहता ना, पॉसिबिलिटी नहीं, कैसे करोगे? ये सेम वही सवाल है जो मैंने आप लोगों को एक बार पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि यूपीएससी ने मानवाधिकारों के घोषणा पत्र को लेकर बात कही थी कि भाई मानवाधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर ये मान लो भारतीय संविधान के कौन कौन से अंश देखने को मिलते हैं। तब मैंने आपको क्या सिखाया था कि हजारों पेजों के उस दस्तावेज को क्या कोई पढ़ सकता है? क्या यूपीएससी ये कह रहा है कि जाओ उस दस्तावेज को पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि वहां पे भारत के जो है संविधान के मौलिक कर्तव्य उसमें दिखते हैं कि नहीं दिखते, या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का अंश उसके अंदर है कि नहीं है, या इस तरह से वो सोच रहा है, या डीपीएसपी का कुछ तत्व वहां पे दिख रहा है? ऐसे मैच करोगे तो कितने ही डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लोगे, तो फिर तो उस सवाल को कभी डील ही नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि यूपीएससी आपका सिर्फ और सिर्फ माइंड की एप्लीकेबिलिटी को चेक कर रहा है और कुछ भी चेक नहीं करना चाह रहा। वो सिर्फ ये चेक कर रहा है आप अवेयर कितने हो, आपका फोकस कितना ज्यादा है, आप सवाल को कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। तो सेकंड चीज में अगर कहीं पे कोई एग्रीमेंट दिखे, अगर कहीं पे कोई चार्टर दिखे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके फोकस की जरूरत है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे सर फोकस से निकलेगा क्या? वो एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को पता लग जाएगा। तीसरी चीज, अगर वहां पे कोई स्कीम है, पेपर में अगर तो कोई स्कीम पूछी गई है, या कोई प्रोजेक्ट पूछा गया है, या पूछा गया है कोई मॉडल, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही ट्रैप यूपीएससी के देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे सर कौन कौन से ट्रैप? एक ट्रैप होगा बच्चों उसके अंदर, अगर स्कीम है तो मंत्रालय का ऑप्शन होगा ही होगा। और बच्चों आप हैरान रह जाओगे, मुझे एक बात बताओ, सब बच्चों को बताना है, किसी को लाइव क्लास में नहीं झूठ बोलना है। जितने बच्चे क्लास के अंदर मौजूद हैं मुझे ये बताओ, क्या मैंने आपको मिनिस्ट्री के अलग से नोट्स रेडी करवाए थे कि नहीं करवाए थे? इस बार 4 से 5 सवाल 2026 में सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय से पूछे गए। क्या मैंने एक एक मंत्रालय के अंदर कौन कौन सी स्कीम है क्या उसको रेडी करवाया था या नहीं करवाया था? क्या आपने सामाजिक न्याय मंत्रालय उसमें सुना था, मैंने दिया था? क्या उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर मिनिस्ट्री को लेकर बात हुई थी? क्या एनवायरमेंट को लेकर अलग से मिनिस्ट्री करवाई थी? सब कुछ करवाया था कि नहीं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करवाया था, मिनिस्ट्री ऑफ जो है मिनोरिटी अफेयर्स वो सब करवाया था। कोई भी बच्चा जो क्लास में अवेलेबल है मुझे वो ये बताए, क्या मंत्रालय के अलग से नोट्स बनाए गए थे कि नहीं बनाए गए थे? जल्दी से बताओ भाई। अगर बनाए गए थे तो मान के चलो 4 से 5 सवाल सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय से आए, मिनिस्ट्री से आए। और अगर आप कहो कि सर मैंने मिनिस्ट्री पढ़ी थी और फिर भी आप उस सवाल को नहीं कर पाए, तो फिर तो बहुत बड़ी गलती आपकी है। अगर कोई टीचर आपको सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ये सब याद करवा रहा है, अभिषेक कह रहे हैं सर करवाए थे, रोहित कह रहे हैं सर सिर करवाए थे, जसविंदर भी कह रही है, शाबिया भी कह रही है, तो मुझे एक बात बताओ, जब मंत्रालय के नोट्स करवा रखे हैं, रेडी है सब कुछ, तो उस मिनिस्ट्री को याद करने की जिम्मेदारी तो आपकी है। उसमें और क्या करना है, और किस तरीके से मिनिस्ट्री में ट्रैप करता है आप यहां पे देखो। तो इसके अंदर अगर कोई स्कीम है, अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर कोई मॉडल दे रखा है, तो उसके अंदर दो ट्रैप होंगे। एक ट्रैप है उसके अंदर मंत्रालय 100% गलत दिया होगा, 100% गलत दिया होगा, मान के चलो, ठीक है। बहुत रेयर है, बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है आज के 15 सालों के सवाल में यूपीएससी ने मंत्रालय सही दिया ही नहीं, गलत ही दिया है। फिक्स मान लो इस चीज को कि मंत्रालय की गलती होनी होनी है। फिर भी आपको मंत्रालय चेक कैसे करना है मैं आपको पेपर को सवाल में ही बता दूंगा, माइंड से ही आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर मंत्रालय है वो वाला सही है या गलत। अभिषेक कह रहे हैं सर उसके नोट्स अभी भी अवेलेबल है, तो आप उसको उठा के देख लेना, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज ये है बच्चों, इसके अंदर दूसरा ट्रैप क्या होगा, अगर कोई स्कीम है या कोई मॉडल है या कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको जिसने बनाया होगा, मतलब किसने प्रिपेयर किया है इसको, मान लो कोई मॉडल बना है मौसम को लेकर, या कोई मॉडल बना है किसी और चीज को लेकर कि हम कोई टेस्ट परीक्षण कर रहे हैं, जांच करना चाह रहे हैं किसी चीज को लेकर, उसको लेकर कोई मॉडल बना है, तो उसको बनाया किसने है? जैसे यूपीएससी ने आज से कुछ साल पहले, मुझे लगता है 3-4 साल पहले सवाल पूछा था जीएम सरसों को लेकर, है ना, या बीटी कॉटन को लेकर, उसमें ये पूछा था कि इसको बनाया किसने है, तो उसके अंदर भी वो ऑप्शन गलत था। किसने बनाया है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने बनाया या किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, उसके अंदर भी वो ऑप्शन गलत था।
सेम वही यूपीएससी यहाँ पे अभी तक करता चला जा रहा है। इसका मतलब, इसका फिर से अगर इसको आप नहीं समझ पाए, इसका मतलब अगर उस मॉडल को बनाया किसने है, उसका ऑप्शन देगा ही देगा कि इस मॉडल को इसने विकसित किया है, इस मॉडल को इसने बनाया है। वो स्टेटमेंट 101% गलत ही गलत होगा। उसके कई सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं और 2026 के पेपर में ही देखिएगा, पुराने पेपर्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। पुराने पेपर्स के अंदर तो इश्यूज हैं ही हैं, वो तो आप लोग देखेंगे ही। अब इतने सारे सवाल एक एक ट्रिक के करवा दूंगा ना कि आपको वहां पे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डिलाइट आईएएस के मंच पर एलिमिनेशन पहले नहीं करवाया गया है। अब अगर डिलाइट आईएएस के मंच पर एलिमिनेशन करवाया जा रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई मंच एलिमिनेशन की बराबरी कर सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे जो एलिमिनेशन है उसको उस तरह का एलिमिनेशन आपको कोई नहीं सिखा सकता। एकदम फैक्ट के साथ, एकदम ऑथेंटिक तरीके से किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है और रिस्क को कम से कम कैसे रखना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे ही सिखाने वाला हूँ। ऐसा कर दूंगा कि 5 से 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप गलत ही नहीं करोगे। इतना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी का पेपर है, वहां पर बहुत मान्यूट लेवल की मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन मैंने हमेशा अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया है तो 10-12 क्वेश्चन मेरा मैक्सिमम रेंज रहा है गलत होने का। तो वही चीज अब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली। 3 चीजें अभी तक हमने समझी है, फिर से रिवीजन करते हैं, फिर सवाल को देखेंगे। हमेशा फैक्ट को लेकर आपके मन में संदेह आ जाना चाहिए। अगर किसी स्टेटमेंट में फैक्ट दे रखा है तो उसको वेरीफाई करना है अपने ही मन में, क्या ये फैक्ट सही है, सोचना उसको। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा मन सर उसको जानता नहीं, उस फैक्ट को पता नहीं, तो मान के चलना कि वो फैक्ट गलत ही होगा। अगर उस फैक्ट में अदर क्वेश्चन कोई ऑप्शन आपने इलिमिनेट कर दिया है और इलिमिनेशन से आप सवाल पे पूछ गए हो, तब तो आंसर पे पहुंच गए हो, फिर तो आप उस फैक्ट को छोड़ सकते हो। बट अगर लग रहा है कि नहीं अभी मेरा आंसर नहीं निकला है, इसका मतलब वो फैक्ट का ही सवाल ऑप्शन मेरे पास बच रहा है, तो उसको कट करके निकल जाना, वो सवाल आपका सही बैठेगा। समझे मेरी बात? फर्स्ट थिंग हमने सीखी, डाउट करना है फैक्ट पे। सेकंड थिंग, अगर कोई एग्रीमेंट है, अगर कोई चार्टर है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करने की जरूरत है कि उस सवाल के अंदर कोई ऐसा लूप होल यूपीएससी ने छोड़ा हुआ है, उस लूप होल को हमें पकड़ना है। कौन सा लूप होल, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग खुद ही समझ जाओगे। थर्ड थिंग, अगर कोई स्कीम है, सरकार की कोई योजना है, सरकार का कोई प्रोजेक्ट है या कोई मॉडल है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का हो, अंतरराष्ट्रीय लेवल का हो, उसके अंदर 2 ट्रैप हमेशा यूपीएससी फंसाएगा। अगर स्कीम है, प्रोजेक्ट है, तो उसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, 100% वो मंत्रालय गलत दिया होगा, मान के चलो आप। इसी पेपर में देखोगे आप। और दूसरा ट्रैप उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि उसको बनाया किसने है, उसको रेडी किसने किया है। समझे मेरी बात? वो भी गलत इंस्टीट्यूट दिया होगा, वो भी सही नहीं होगा, है ना। तो उस चीज को लेकर हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब चौथी चीज है हमारे दिमाग में कि अगला टेक्निक क्या है। अगर कोई इमर्जिंग टेक्निक है, अगर कोई उभरती हुई तकनीक का सवाल यूपीएससी ने दे रखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो सवाल बच्चों पूछे जाते हैं, आप पिछले 15 सालों के पेपर उठा के, 16 सालों के उठा के देख लो, कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं पूछी गई जो बहुत पुरानी टेक्निक है और उस पर यूपीएससी ने लेटेस्ट सवाल बना दिया है। नहीं, यूपीएससी हमेशा लेटेस्ट टेक्निक्स पर सवाल बना रहा है। आप कहेंगे सर लेटेस्ट टेक्निक पे सवाल क्यों बना रहा है? ताकि वो इस तरह के आईएएस ऑफिसर्स को रेडी करना चाहता है जिनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पता हो। उसको पता हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, उसको पता है मशीन लर्निंग क्या है, उसको पता हो 3D प्रिंटिंग क्या है, उसको पता हो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, उसको पता हो रोबोटिक्स क्या है, उसको पता हो सुपर कंप्यूटर क्या है। यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है। इसीलिए अगर वो यहां पे ज्यादा सवाल पूछता रहेगा तो आपकी मजबूरी हो जाएगी उन टेक्निक्स को पढ़ना। आप पढ़ोगे नहीं, नहीं यार 3D प्रिंटिंग पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल बढ़ भी रहे हैं। इसलिए मैंने आज बहुत सारे सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हैं। लोग डरते हैं उन सवालों को अटेम्प्ट करने से, उन सवालों में कुछ भी नहीं होता है, फ्री के नंबर होते हैं जो आपको कैप्चर करने हैं, लूटने हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, चौथी चीज, अगर कोई इमर्जिंग टेक्निक का सवाल है तो एक ऑड ऑप्शन को फाइंड आउट करना है, ऐसा ऑप्शन जो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। बाकी सारे फिट बैठेंगे, कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सटीक नहीं बैठ रहा होगा और वो आपको आपको देखते ही लगने लगेगा। उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको खुद बस उस सवाल को सही से देखने की जरूरत। अगर आप फोकस के साथ उस सवाल को देखोगे ना, तो वो सवाल के अंदर आपको सीधे तौर पर दिखने लगेगा। जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर कोई एग्रीमेंट चार्टर है
तो आपका फोकस उसके अंदर एक लूप होल को पकड़वा देगा, एक वर्ड मिलेगा उसमें। यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एक वर्ड को फाइंड आउट करना है, जिस एग्रीमेंट चार्टर की हम बात कर रहे हैं वहां पे एक वर्ड को फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे एक पूरा स्टेटमेंट ही गलत होगा, अलग होगा, उस टेक्निक में फिट नहीं बैठ रहा हो, एक स्टेटमेंट होगा ऐसा। और यहाँ पे क्या है, एक वर्ड ऐसा होगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, क्या ऐसी चीज भारत के संदर्भ में पॉसिबल है क्या? या अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या भारत इस चीज के फेवर में जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। इसका मतलब यहाँ एक वर्ड का ही खेल बच जाता है और यहाँ एक स्टेटमेंट का ही खेल बच जाता है। तो चौथी चीज हमने क्या सीखी आज? अगर कोई उभरती हुई तकनीक का सवाल है, अगर कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का सवाल है, उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। वही स्टेटमेंट जो है आप लोगों को बाकी सवाल, मतलब बाकी स्टेटमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जैसे ही आप उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करोगे, कट करोगे, आंसर आप लोगों के सामने पड़ा होगा। समझे मेरी बात? जैसे ही आप उसको एलिमिनेट करोगे, आंसर आप लोगों के सामने पड़ा होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस। इसको याद रखना है। इमर्जिंग टेक्निक्स 100% सवाल आना ही आना है। मतलब यहां जितनी भी टेक्निक्स बता रहा हूं ना, आज तो सिर्फ 4 से 5 टेक्निक, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है। उसके बाद हम इतनी सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हर क्लास के अंदर, कि एक एक करके, और उस टेक्निक के इतने सारे सवाल बताने वाला हूं। पिछले 10 सालों में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं सेम टेक्निक का यूज करके, तब आप देखेंगे क्या कर रहे थे इतने साल से हम इस तरह के सवालों को क्यों गलत कर रहे थे। समझे मेरी बात? तो अब फिर आप लोगों को अपने आप पे होने लगेगा। लेकिन आने वाले किसी भी अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं रहेगा, इस चीज को लेकर मेरी गारंटी समझ लो आप। बस आपको उन चीजों को सीखना है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, एलिमिनेशन में मास्टरी करवा दूंगा, लेकिन कंटेंट भी साथ साथ जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनसीईआरटी की टेस्टिंग रख रखी है उसको आप इग्नोर कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि अंतिम प्रहार बैच के नोट्स को रिवीजन नहीं करना है। किसी बच्चे को जो यूट्यूब पे देख रहा हो उसको लगे सर अंतिम प्रहार के नोट्स तो मेरे पास है ही नहीं, पिछली क्लास में भी बताया था, अंतिम प्रहार के नोट्स आपको मिलेंगे अगर आप प्रीलिम्स प्रहार बैच को ज्वाइन करते हैं। वो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे। समझ रहे हो? क्लास नोट्स जो बच्चों को करवाए गए थे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप प्रीलिम्स प्रहार बैच को ज्वाइन करते हैं। उसको पढ़ के फिर रिवीजन करना होगा, टेस्टिंग उसमें होगी, और साथ में एडवांस बुक्स की भी टेस्टिंग होगी। तो सब कुछ इसके अंदर हम लोगों को करने की जरूरत है। परसों से आपकी टेस्टिंग का बैच शुरू होगा, मतलब टेस्टिंग की क्लास होगी। 6th 7th 8th पॉलिटी की 3 किताबें मैंने उस दिन मंडे को कह दिया था पढ़ना शुरू कर दो। और मैं खास करके जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, जिन्होंने भरोसा किया है, उनको एक ही बात अपने मन से कहना चाहता हूं, इस बार एक भी क्लास में ऐसे मत करना कि ये वाली किताब छूट गई बाकी आगे से पढ़ेंगे, ऐसा मत करना। पहले ही टेस्ट से हर एक किताब पर 100% फोकस करके रखना, और ये रखना हर बच्चा कि मुझे पहले टेस्ट से लेकर अंतिम टेस्ट तक टॉप करना है। सबको ये माइंड में इस चीज को रखना है। कोई ये ना सोचे कि यार मैं इस काबिल हूं नहीं, नहीं 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 नहीं, हर बच्चा काबिल है। शुरू से एकदम स्टार्टिंग से जीरो से लेना है। इसमें भी अगर आप अपने आप को कमजोर मानोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। खुद को वीक नहीं मानना है, ये मन में ठान लो कि ज्यादा हवाबाजी करनी नहीं है, और पहले टेस्ट से लेकर अंत तक अपना इतना बेस्ट देना है ना कि मेरा नाम फर्स्ट, टॉप, फर्स्ट, सेकंड, 3 में रहे। मतलब टॉप 3 में मेरा नाम रहना चाहिए। ये ना हो कि मेरा सबसे नीचे नाम आ रहा है। जिसका सबसे नीचे आएगा उसको धीरे धीरे कैसे हम लोग ऊपर उठाने की सब लोग कोशिश करेंगे, लेकिन सबको ये सोचना है, क्योंकि इस क्लास में मुझे लगता नहीं है कोई बच्चा एकदम बेसिक वाला है। बेसिक के लिए बैच है फाउंडेशन, बेसिक के लिए बैच है अंतिम प्रहार, ये एडवांस लेवल का बैच है। तो जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टैकल करना है कि 2027 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमारा सबसे बेहतरीन हो, सबसे अच्छा हो, हमारा मतलब इतना स्कोर आए कि हमें कट ऑफ देखने की जरूरत ना पड़े, अगर उनको सिर्फ इस पे काम करना है, उनके लिए ये बैच रामबाण है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स प्रहार बैच करो, आपका 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। कहीं टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं का कंटेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ देने वाले हैं। पीआईबी की फाइल मिलने वाली है, करंट अफेयर की फाइल मिलने वाली है, उसके अलावा स्टैटिक के अंदर सब कुछ मिलने वाला है। जो जो टेक्निक जहां जहां इंप्लीमेंट होगी वो उस फाइल के अंदर ऐड कर दी जाएगी। तो आपको सब कुछ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जो कहा जाए वो आपको करना है। पहली क्लास से आप लोगों को फोकस करके चलना है कि मेरा टेस्टिंग के अंदर बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस रहना चाहिए।
अगर आप टेस्टिंग में खराब करते चले जाओगे, एक क्लास में आपका परफॉर्मेंस आप निकाल लो, चलो अब करता हूँ धीरे धीरे, अगले वीक से पढ़ूंगा, उससे अगले वीक से पढ़ूंगा, तो फिर आप बाकियों से बहुत पीछे रह जाओगे, फिर आप बाकियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, इस चीज को दिमाग में अभी से रख लो। 4 चीजें सिखा चुका हूं, 5वीं चीज क्या है? भारत का प्रेज का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। अब लो हैंगिंग फ्रूट किसको कहते हैं पहले भी बता चुका हूं शायद। ये वो होता है जो, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं, एक ऐसा फल जो बिल्कुल नीचे लटक रहा है, आपको बस तोड़ने की जरूरत है। वो बिल्कुल फल रेडी है कि मुझे खाओ, मैं आपके लिए ही हूं, लेकिन आप उसको तोड़ पाए, बस इतना है। एकदम आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। इस चीज को, इस टेक्निक को और अच्छे से समझते हैं। देखो, 1 या 2 सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऐसे देगा जिसमें भारत की तारीफ होगी, कोई ऐसा मॉडल आएगा, कोई ऐसी टेक्निक होगी, या कुछ ऐसी चीज होगी, कोई हमने डिफेंस के सेक्टर में कुछ किया होगा, कोई अचीवमेंट की होगी कि हमने ये काम किया है। ऐसा 1 या 2 सवाल जरूर आएंगे। उन 2 सवालों में दोनों के दोनों स्टेटमेंट या तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक होंगे। मेरी बात फिर से सुन लो, अगर किसी स्कीम में, या अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें भारत को अप्रिशिएट किया जा रहा है, मतलब अप्रिशिएट सीधे तौर पे नहीं किया जाएगा कि हाँ भारत बहुत अच्छा है, भारत ऐसे नहीं, हम कोई ऐसी टेक्निक लाए हैं जिस टेक्निक को हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई हमने ये किया है, हमने इस तरह का एफर्ट किया है, तो उसके अंदर यूपीएससी कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं डालेगा। कंडीशन वही रहेगी, अगर मान लो यूपीएससी ऐसा कुछ दे देता है फैक्ट कि इसको, इस टेक्निक को तैयार फलाने ने किया, तो वो तो गलत हो जाएगा, वो तो हम पहले काम कर चुके हैं, वो तो यहाँ पे फिट हो जाएगा, वो तो सेकंड वाले ट्रैप में फिट हो जाएगा। बट अगर सवाल एप्रिशिएशन पे है, आपको देख के लग रहा है कि नहीं यार ये तो इंडिया का इनिशिएटिव, और इसमें ये नहीं पूछा गया किसने बनाया है, तो फिर उसमें सारे के सारे स्टेटमेंट सही होंगे। अगर पूछ लिया किसने बनाया तो वो गलत हो, वो तो गलत होना ही होना है। लेकिन अगर 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर इंडिया को थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश है कि हाँ भाई हमने कुछ किया है, आप कहोगे सर पेपर कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, क्यों अप्रिशिएट करना है, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट तो पढ़ रहा है, उसको तो फील आएगा कि नहीं मेरे भारत में ये सब हो रहा है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो उस टेक्निक को, दोनों के दोनों ऑप्शन उसके अंदर आपके सटीक बैठते हुए आपको दिखेंगे। किन लोगों को लगता है कि पांचों की पांचों टेक्निक उनके दिमाग में बैठ गई, फिर इसको एक बार और पढ़ेंगे, फिर सारे सवाल डील करना शुरू करेंगे, बताओ। किन लोगों को लगता है कि पांचों की पांचों टेक्निक एकदम दिमाग में सटीक बैठ गई हैं, तो हम सवाल करना शुरू करें। आप कहो सर देखें तो सही, क्या सच में लग रही थी क्या ये, या सिर्फ ऐसे ही है? इसमें कुछ कुछ हिंट्स मैंने आपको पहले दे रखे थे। यशिका कह रही है डन सर। रोहित का भी डन है। अभिषेक बाबू भी रेडी, टाबिया भी रेडी, जसविंदर भी रेडी, कन्हैया बाबू कहाँ है? तो इसका मतलब फिर से एक बार देख लो, क्योंकि बाद में स्लाइड पे हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्स्ट थिंग एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, जल्दी से देख लो, फिर सवालों की तरफ चलते हैं। पहली चीज है, अगर फैक्ट है तो डाउट करना है, वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है वो देखेंगे। अगर कोई एग्रीमेंट है, चार्टर है, तो फोकस करने की जरूरत है, कोई एक शब्द हमें उसमें पकड़ना है, वही शब्द हमारा सवाल सही करा देगा। सेकंड टेक्निक। थर्ड टेक्निक, अगर कोई स्कीम है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई मॉडल है, उसके अंदर 2 ट्रैप होंगे। एक ट्रैप मिनिस्ट्री को लेकर होगा, जो कि मान के चलो 100% गलत होगी, और दूसरा ट्रैप किसने विकसित किया है, किसने बनाया है, किसने रेडी किया है, वो भी गलत ही होगा। दोनों ट्रैप हमारा सवाल सही करवा देंगे, जो सटीक बैठ गया वो हमारा सवाल सही करवा देगा। समझे मेरी बात? तीसरा, अगर इमर्जिंग टेक्निक को लेकर सवाल है, उभरती हुई तकनीक जो आज के समय में काफी रेलिवेंट है और आने वाले समय में और भी ज्यादा रेलिवेंट हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोटिक्स, जैसे सुपर कंप्यूटर, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस तरह की कोई टेक्निक, मशीन लर्निंग, उसके अंदर कोई एक ऑड वन ढूंढना है, एक स्टेटमेंट ऐसा ढूंढना है जो यूपीएससी ने आपको दिया है कि इसको काटो और आंसर ले जाओ, काटो और पाओ, कुछ इस तरह का समझ लो। और लास्ट है आपका, अगर कोई सवाल जिसमें इंडिया को प्रेज किया गया है, लग रहा है, दिख रहा है,
और उसमें कोई फैक्ट ऐसा नहीं पूछा गया है कि किसने बनाया, किसने विनिर्मित किया है, तब वो स्टेटमेंट सारे सही होंगे। ठीक है जी, अब हम लोग सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक एक करके चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल मैं पढ़ूंगा, अगर आपको थोड़ा फॉन्ट में इश्यू लग रहा हो क्योंकि आज पीपीटी दूसरे मोड में शुरू की गई है, लेकिन मेरे हिसाब से क्लैरिटी है। अगर कोई दिक्कत होगी फिर भी पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सबसे पहली बात तो बता दूं, इसको लेकर बहुत पढ़ा है पिछले साल, कंटेंट भी दिया था, जाके चेक करोगे अभी के अभी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फाइल दी थी, क्या उसके अंदर ये था कि नहीं था। तो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष इन्वेंशन सहित आधुनिक तकनीक नवाचारों में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का बड़े पैमानों पर उपयोग किया जाता है। कुछ भी गलत लगता है इसमें नहीं है भाई। रेयर अर्थ मिनरल्स किनको बोलता रहा हूं, आप लोग तो मेंस पे सवाल लिख चुके हो, इसको लिखे थे कि नहीं लिखे थे, मेंस पे भी सवाल लिखाया हूं। पिछले साल जो आंसर राइटिंग का बैच था, क्या उसमें ये सवाल नहीं लिखे, अभी जाके चेक करिएगा, लिख चुके हो इस पे सवाल। और दूसरा जो फाइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भेजी गई थी अंतिम प्रहार बैच में, उसको चेक करिएगा क्या है कि नहीं, उसमें सिर्फ एक चीज चेक करना, सवाल का आंसर निकल जाएगा। तो पहली बात क्यों दुर्लभ है, क्योंकि ये बहुत कम जगहों पर मिलते हैं, है ना, बहुत रेयर जगहों पर इनका मिलना है। और दूसरी बात ये कि आज के समय में इनका उपयोग बहुत, और आपको मैंने कई बार बता भी रखा था कि चीन इस मामले में बहुत आगे, इसलिए हमें चीन से इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ कुछ चीजें तो आपको वैसे ही याद होंगी इसके अंदर, वैसे ही याद होंगी कि इसके अंदर सर ने बताई थी पिछले साल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इनका यहाँ पे यूज होता है। दूसरा, इसके अंदर ये जो खास करके दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, इसमें चीन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा, ये फैक्ट भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, बहुत बार इसको लेकर मैंने बात की है कि हम इससे इंपोर्ट करते हैं। दूसरा देखो, इसके बाद भारत का स्थान है, इसके बाद भारत का स्थान है, फैक्ट आ चुका है, क्या आ चुका है, फैक्ट आ चुका है। चलो मैं इसको कैसे डील करना है मैं आपको बताता हूं, पहले तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने के लिए 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है। इस तरह का मिशन भी आपको न्यूज में दिखता है, मैं कहता हूं चाहे नहीं भी पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, देखने में जनरल स्टेटमेंट है, सटीक मान के चलो एक बार अभी के लिए। चौथा, दुर्लभ पृथ्वी तत्व 13 धात्विक तत्वों का समूह, अभी जाके पीडीएफ चेक करना, उसमें लिखवाया 17 है। जो पीडीएफ दी थी ना मैंने, अभी नहीं है मेरे पास, वो आपके पास है, जाके चेक करो क्या उसके अंदर लिखा था कि नहीं लिखा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स कितने तत्वों का समूह है, 17 तत्वों का समूह। अब देखो बच्चों, पहली बात तो आपको यहां से फैक्ट पता लग गया, गलत हो गया ये, पहले तो ये गया, क्योंकि फैक्ट मैंने कहा जैसे ही फैक्ट आए संदेह की नजरों से देखना है, वो फैक्ट मान के चलो गलत होगा, पहली बात तो गलत हो गया यहाँ पे, पहले तो फैक्ट वाला रूल देखो। दूसरा रूल बच्चों, यहाँ पे कॉमन सेंस देखो, यहाँ पे भी फैक्ट है लेकिन कॉमन सेंस से बता रहा हूं। अगर चीन के बाद हमें नहीं पता है किसका है स्थान, अगर चीन के बाद भारत का स्थान होता, मान लो हम वर्ल्ड में कितने नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम आयातक होते इस चीज। भाई टॉप 3 तो जो होते हैं वो आयात नहीं करते ना ज्यादा, वो अवॉइड करते हैं, मानते हो इस बात, वो तो कह रहा है सेकंड नंबर पे हो आप चीन के बाद, चीन के बाद हमारे देश में ये सबसे ज्यादा है। अरे अगर ऐसा होता तो हमें चीन की मिन्नतें करने की क्या जरूरत है, हमें इसके लिए इधर उधर मरने की क्या जरूरत है कि चलो भाई साउथ अमेरिका वहां पे देखो, चलो भाई अफ्रीका वहां पे फाइंड आउट करो, चलो भाई म्यांमार लड़ाई चल रही है वहां पे भी मिलते हैं ये सब, तो क्यों क्यों करने की जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब बच्चों ये है, ये सवाल में यूपीएससी ने आपको ट्रैप कर दिया है, यहाँ पे यूएसए का स्थान, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, वैसे तो रेयर अर्थ मिनरल्स का मैंने सब दे रखा है कौन किसके किस स्थान पर है, लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा है पेपर एग्जामिनेशन में, बट आप कॉमन सेंस से देखो इसको कि चीन की हिस्सेदारी के बाद अगर भारत का स्थान होता, तो क्या रेयर अर्थ मिनरल्स हम चीन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते कि हमें दो, जरूरत ही नहीं थी उस चीज के लिए, समझे। तो अगर आप पहली बात तो अगर जैसे आपने 4 को काटा तो फर्स्ट और सेकंड गया, देखो यहाँ पे वैसे भी निकल जाता है, अगर आपको थर्ड नहीं भी पता है कैसे निकल रहा है, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, थर्ड तो दोनों में ही है, थर्ड तो दोनों में है ही है, अगर आपको नहीं भी पता है थर्ड के बारे में, फर्स्ट तो जनरल स्टेटमेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं इसको, देखो इस तरह के सवालों को कैसे डील करना है। पहला तो आपको ये पता लग गया कि 13 का फैक्ट है, तो ये तो गलती होगा मान के चलो, तो जैसे आपने इसको कट किया ना, तो 4 के साथ कौन कौन से ऑप्शन गए, सी और डी गया, चले गए ना दोनों, क्योंकि इस दोनों के अंदर 4 दिया हुआ है। अब उसके बाद बचा क्या,
इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 में अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं भी पता है कि सरकार ने मिशन शुरू किया कि नहीं किया है, वो तो आंसर में है ही है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ये तो जनरल स्टेटमेंट है, एआई में और इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्या सोचना है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या मतलब बना, फिर तो आंसर निकल गया ना, क्या निकला आंसर 1 और 3। अब आप बताओ, और जबकि दूसरा भी कट गया, इससे अपने आप ही कट गया, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपने इन दोनों स्टेटमेंट में से एक पहचान, मैं तो फिर भी आपको और बता रहा हूं, सवाल तो इतने से ही निकल गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि सेकंड स्टेटमेंट को भी अगर डील करना हो तो इतना सोचो कि भाई अगर चीन का स्थान पहले नंबर पे है, दूसरे पे अगर भारत होता तो हमें आयात करने की जरूरत नहीं थी, इसको हमें इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। समझे मेरी बात, तो कितना आसान सवाल था, कितना लंबा बड़ा सवाल है। इस सवाल को डील करने में 5 सेकंड से भी कम का समय लगना चाहिए। अगर पढ़ने में आपको 10-15 सेकंड लग रहे हैं वो बात अलग है, वरना इस सवाल को डील करने में मैक्सिमम 30-40 सेकंड का सवाल है ये, अगर आप स्पीड से इसको पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, वरना इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं। पहली चीज आप लोगों के सामने एकदम क्लियर और आसान भाषा में। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो, ये थोड़ा सा आपको पीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे लग रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के बताऊंगा, कुछ नहीं, बहुत बड़ा सवाल है लेकिन कुछ भी नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के संबंध में कुछ कथन है। 2026 में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक समिट हुआ, उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उन स्टेटमेंट को देखना है, कौन सा सही कौन सा गलत। ठीक है, यहां पे पूछा है कौन से सही। पहला स्टेटमेंट है, इस शिखर सम्मेलन का बौद्धिक ढांचा 3 मूलभूत सूत्रों पर आधारित था, पीपल, प्लानिंग, प्रोग्रेस। अगर अभी तुरंत क्लास के बाद आप लोगों ने जो मैंने करंट अफेयर की फाइल दी थी उसको उठा के नहीं देखा, तो फिर आप कल अगली क्लास में अपना जो है हिसाब लगा लेना। उसके अंदर मैंने इस समिट के बारे में बता रखा है। जो करंट अफेयर की फाइल मैंने भेजी थी, जो करंट अफेयर की फाइल मैंने आपको भेजी है, उसके अंदर ये सवाल है और ये थीम भी बता रखा हूं उसमें, पीपल, प्लेनेट, प्रगति। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्ट्रेस है ही नहीं, हमें कुछ नहीं पता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। पहली उसने पहली लाइन में कहा है कि भाई ये कोई 3 जो है इसकी थीम थी या 3 सूत्रों पर यह आधारित था, ये वाला जो सम्मेलन था। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, अगर कोई सम्मेलन है, अगर कोई समझौता है, अगर कोई चार्टर है, एक वर्ड को खोजना है, ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं। सेकंड पढ़ो मेरे साथ। शिखर सम्मेलन की प्रस्तावना एआई संसाधनों के लोकतांत्रिकरण पर जोर देती है, जो राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक नवाचार का समर्थन करने, लचीले एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एआई के लोकतांत्रिक प्रसार के चार्टर, चार्टर आ गया बच्चों, ध्यान से अवेयर हो जाना है, लोकतांत्रिक प्रसार के चार्टर को एक बाध्यकारी ढांचे के रूप में स्वीकार करना है। मिल गया बच्चों एक वर्ड, मिल गया एक वर्ड, क्या वर्ड, बाइंडिंग स्टेटमेंट के तौर पर, बाध्यकारी स्टेटमेंट। क्या आपको लगता है कि इंडिया किसी बाइंडिंग स्टेटमेंट या बाइंडिंग चार्टर की तरफ बढ़ता है आगे? पिछले साल भी सवाल पूछा गया, इस बार भी सवाल पूछा गया, बाध्यकारी समझौता है, बाध्यकारी चार्टर है, बाइंडिंग चार्टर है, नहीं एक्सेप्ट, हमें बहुत रेयर एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हम बाध्यकारी था, हमने किया, करना ही पड़ना था, पर्यावरण को लेकर बहुत महत्वपूर्ण समझौता था। अगर हम कुछ रेयर समझौतों को छोड़ देना, उनको हम बाध्यकारी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे एक टर्म मिल चुका है, तीसरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लो। एआई इंपैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा को 7 चक्रों के रूप में तैयार किया गया था, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुंच, विज्ञान के लिए एआई, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई शामिल थे। हमें इतना पता लग गया कि ये बाध्यकारी हमारा एक वो वर्ड है जो हम फाइंड आउट कर रहे थे। इस स्टेटमेंट को काटेंगे और जैसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट को काटते हो, आपका आंसर आप लोगों के सामने आ जाता है, ऑप्शन डी। कितना भारी भरकम सवाल था, आपको कुछ भी करने की जरूरत इसके अंदर नहीं थी। फिर भी मैंने करंट अफेयर की फाइल में ये दे रखा है, ये भी दे रखा है स्टेटमेंट, ये भी दे रखा है। चाहो तो जाके अभी तुरंत वेरीफाई कर लेना, चाहो जो फाइलें मैंने भेजी हैं उसके अंदर इस फाइल को वेरीफाई कर लेना, 101% आपको मिलेगा। या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फाइल में होगा या करंट अफेयर में होगा, दोनों फाइल को चेक कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी सेंड की हुई है।
प्रीलिम्स से पहले की फाइल्स, उन फाइल्स के अंदर चेक करना क्या ये दोनों सवाल हैं कि नहीं। पेपर तो सारा कंटेंट से है, फाइलों से है, अंतिम प्रहार के नोट से, एनबीएफसी का सवाल उसी से पूछा गया है। कोई भी ऐसा नहीं है सवाल ज्यादातर जो वहां से ना हो, लेकिन बस वही है, फंसे हो आप उसमें, ट्रैप नहीं, ट्रैप हो गया। बताइए भाई, दो सवालों को देखकर क्या लग रहा है, कितने मुश्किल थे और किस हिसाब से करने की जरूरत थी। कुछ कुछ नहीं पता होना चाहिए तब भी खेल हो जाएगा। एक वर्ड को फाइंड आउट करना है, अगर चार्टर है, समझौता है, कोई मॉडल है, समझ रहे हो, कोई चार्टर वगैरह अगर कोई साइन किया गया है, कोई उद्घोषणा है, कोई समझौता है, उसमें एक वर्ड को फाइंड आउट करना है और उसको डील करना है। बताइए भाई, इन दो सवालों को लेकर आपके मन में क्या आ रहा है कि सर कितना पढ़ने की जरूरत है, या प्रीलिम्स 2026 का पेपर किस लेवल का डिफिकल्ट था। सर इतनी लंबी स्टेटमेंट आप फिर भी गलत दिया, टाइम वेस्ट। तो वही तो है अभी यशिका, स्टेटमेंट 4 लाइनों की है, देखो 1 2 3 4, 4 लाइनों का स्टेटमेंट है, लेकिन एक वर्ड डाल के स्टेटमेंट गलत। बच्चा देखो होता क्या है, प्रॉब्लम पता क्या होती है, जो बच्चा पढ़ना शुरू करता है ना, वो यहाँ से पढ़ेगा, यहाँ से यहाँ सेकंड में थोड़ा फोकस रखेगा, तीसरे में रखेगा, चौथे में आते आते फोकस खत्म हो जाता है, टूट जाता है। देखो बाध्यकारी कहाँ लिखा है, लास्ट में जाके, वो इसलिए दूर लिखता है कि उसको पढ़ते 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 फोकस खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा उसका फोकस। उसी फोकस का फायदा यूपीएससी को उठाना है, उसी फोकस का, जो फोकस आपका टूटा है, उस फोकस के टूटने का फायदा यूपीएससी को उठा लेना है और आपके सवाल को गलत करा देना है। आप टेंशन में सर पे हाथ देके बैठ जाओगे कि सर ये सवाल अब कैसे इसको डील करें, चलो भाई आगे चलो। पढ़ने में जो टाइम वेस्ट हुआ उस सवाल को आपने उस तरीके से इसको डील नहीं किया, समझे मेरी बात। तो ये सेकंड जो आपका सवाल था, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं आपको तीसरे सवाल की तरफ लेके चलता हूं। अभिषेक बाबू कह रहे हैं कि आज तो पढ़ने का पता नहीं, लेकिन सर जी पढ़ने का तो पता नहीं, लेकिन चुल्लू भर पानी में डूबने का मन कर रहा है। डूबना नहीं है अभिषेक, हो जाता है कई बार गलतियां, पेपर में कुछ कमियां रह जाती हैं, अभी इस बार नहीं रहेंगी, इस बार हम इन सब चीजों को पकड़ के चलेंगे। शाबिया कह रही कि सर अब तो बिल्कुल आसान लग रहा है, समझे। अभी 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 सवाल देखते तो चलो, आपको खुद ही पता चलेगा, और मेरे को बताना कि ये सब कंटेंट से दिया कि नहीं दिया। अब ये सवाल जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या नहीं करवाया था, जाके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फाइल ढूंढो, अगर ना हो तो हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। सब कुछ तो है कंटेंट से, और डिफिकल्ट सवाल उठा रहे हैं, कंटेंट का तो सवाल ही नहीं उठा रहे अभी। अभी ये वो सवाल उठा रहे हैं जो करंट अफेयर के सवाल, और मैंने फाइल दी थी आपको करंट अफेयर की, चेक करो उसके अंदर 36 महीने का जो प्रोग्राम किया था करंट अफेयर, उसमें भी बहुत सारा कंटेंट है। ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है, या जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है, ये मैंने आपको वहां पे करवाया है, उठा के देख लेना 36 महीने करंट अफेयर को, उस बैच के नोट्स भी उठा के देख लेना, उसको भी छोड़ना नहीं है, रिवीजन करना है साथ में, बहुत अच्छा कंटेंट है वो। रोहित बाबू कह रहे हैं कि दोनों भाई गोवा जाके मरेंगे। गोवा याद है रोहित तुम्हें। तीसरा स्टेटमेंट देखो भाई, ये मैंने बड़ा फोंट बड़ा किया था, पता नहीं क्यों थोड़ी प्रॉब्लम हुई है इसमें, कोई नहीं, आगे से और अच्छे से इसको तैयार करके रखेंगे। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट का यह हिस्सा है। पहली बात, मैंने नोट्स में सीधे तौर पे लिखवा रखा है कि ये उसका हिस्सा नहीं। फिर भी नहीं याद है आपको, कोई दिक्कत नहीं, हमें याद करना ही क्यों है, हमें सवाल पे फोकस करना है। अगर ये उसका हिस्सा होता, पहली बात, अगर मानव जीनोम परियोजना का ही हिस्सा होता तो हमें अलग से प्रोजेक्ट चलाने की जरूरत क्या थी। मैंने आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करवाया था, याद होगा जब बायोटेक्नोलॉजी कर रहे थे, उसमें भी लिखवाया हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो क्लासेस हुई थी जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी मैंने करवा दी थी, उसके अंदर भी इस प्रोजेक्ट का जिक्र है, हर जगह ही जिक्र है। अब गलती करो तो फिर उसके लिए मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूं, बताओ मुझे। चेक करो नोट्स में है कि नहीं, सब कुछ तो ये करवाया, 36 मंथ में भी करवाया है। शिशिका कह रही सर साइंस के सारे क्वेश्चन तो सीधे कंटेंट से थे, ज्यादा क्वेश्चन मेरे साइंस के सही हैं, जबकि साइंस से लोग डरते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी
अच्छे अच्छे टीचर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाते टाइम सोचते हैं कि मेरा पेपर फंसेगा कि नहीं फंसेगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो मुझे लगता है हमने 8-10 क्लास ही की थी, और उसमें भी कुछ ही क्लास हुई थी, और मैंने आपको फाइल दी थी, है ना। तो उसमें से भी अगर इतना सारा पेपर फंस रहा है तो फिर आपको चाहिए क्या भाई। ये तो देखो कभी कभी होगा, कई बार किसी सब्जेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, किसी के थोड़े कम भी फंसेंगे, ये होगा, लेकिन सवाल तो फंस रहे हैं। जितना निकलने के लिए चाहिए उतना पेपर तो मिल रहा है ना आपको। और ये वो सवाल है ज्यादातर जो आप गलत करके आओगे, मैं लिख के दावा करता हूं इस बार, आप लोग ज्यादातर गलत करके आओ, ये सही करने थे सवाल तो मार्क्स और बढ़ते। जैसे यह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है अलग से, अगर इसको काट दोगे तो भी आंसर निकल गया बच्चों। ये देखो, ये कट गया ना सिर्फ यही, तो क्या कट गया, एक गया, ए गया, सी गया, डी गया, आंसर आ गया। अब मुझे बताओ मैं क्या पढ़ाऊं इसके, इसमें मैं क्या पढ़ाऊं बताओ, ये भी फैक्ट वाला ही क्वेश्चन है, उसका हिस्सा है। ये एक स्टेटमेंट कटने से आंसर आ गया, तो इलिमिनेशन ही तो चल रहा है। चल क्या रहा है, मैंने आपको जीनोम एडिटिंग के तौर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की ये बात बताई थी कि कुछ नहीं है, सीक्वेंस करना है, डीएनए को सीक्वेंस करना है, चेक करना है कि भाई इसके अंदर कौन सी सीक्वेंस, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीक्वेंसिंग क्या है लोगों की, और भारत के स्तर पर या इस क्षेत्रीय स्तर पर सीक्वेंसिंग क्या है। हम लोगों को चेक कर लेंगे तो हमें बीमारियों का पता लग जाएगा, और हम उन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम दवाइयां तैयार कर सकते हैं। बस इतना था। इस तरह का प्रोजेक्ट है, अभी जाके नोट्स में चेक करना, और एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आप तुरंत आंसर पर पहुंच गए हो। ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, अगर ए गलत, बाकी दो पढ़ने की भी जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, तीसरा देखो, भारत के डीप ओशियन मिशन, फिर से आ गया है मिशन। क्या है मिशन, तो मैंने क्या कहा है, मंत्रालय जो आपका स्कीम हो, योजना हो, मतलब योजना हो, मिशन हो, मॉडल हो, ये सब बताया है। अभी एक टेक्निक बताई थी, उसके अंदर एक चीज फाइंड आउट कर, दो ही ट्रैप होंगे, क्या, मंत्रालय का या किसने शुरू किया है, यही बताया, या तो मंत्रालय का या किसने शुरू किया है। देख लो भाई, भारत के डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही। डीप ओशन मिशन 36 महीने करंट अफेयर में भी है, डीप ओशन मिशन करंट अफेयर की फाइल में भी है, डीप ऑप्शन मैंने जो करंट अफेयर पढ़ाया था उसके अंदर भी। तो गहरे समुद्र की खोज करनी है, और उसके बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि कौन से कथन सही। अगर हमें कुछ भी नहीं याद कि करंट अफेयर में क्या पढ़ा था, तो यहां देखो, इसे भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो मुझे लगता है घंटी बजनी शुरू हो गई होगी। घंटी बजी कि नहीं बजी, कि दो ट्रैप है। अगर मिशन है, स्कीम है ना, अगर कोई इस तरह का कोई सवाल है, तो उसके अंदर क्या क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि दो ही ट्रैप होंगे, या तो मंत्रालय या किसने विकसित किया है। तो मंत्रालय आ चुका है तो घंटी बजनी शुरू हो चुकी है, कोई बात नहीं है। इसको देखते हैं किस तरह का मिशन है, डीप ओशन का। और अगर आपको पता हो, भारत में दो चीजें याद रखेगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सवाल गलत ही नहीं होगा। एक और चीज दे रहा हूं यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, समझो यूट्यूब वालों, आप लोगों के लिए मजे की एक चीजें दे रहा हूं। यहाँ पे देखो, अगर समुद्र से जुड़ी कोई चीजें हैं और मौसम से जुड़ी चीजें हैं, तो उसका जुड़ा हुआ काम है किसका, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। और इस मंत्रालय को लेकर यूपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, क्योंकि ये बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चों को पता नहीं है कि मौसम संबंधी चीजें डील कौन सी मिनिस्ट्री करती है। और सागर संबंधी, जो सागर के गहरे मिशन, सागर में खोज करनी है, संसाधनों को निकालना है, इसके लिए कौन सा मंत्रालय है। अगर आपको वो मंत्रालय नहीं भी पता है ना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, तो इतना तो याद बता दिया मैंने कि मंत्रालय ट्रैप होगा। काटो इसको, काटते क्या हुआ, एक गया, सी गया, डी गया। ये मैं सवाल 26 पे करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 25 का सवाल इसमें कोई, पहले चेक कर लेना जाके। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 के सवाल है ये। मैं क्यों पढ़ूं इस स्टेटमेंट को, मैं क्यों पढ़ूं इस स्टेटमेंट को, मेरा एक एक में ही काम चल गया तो खत्म। कुछ बोलना चाहोगे अभिषेक? ये वो सवाल हैं जो प्रीलिम्स 2026 में पूछे गए हैं।
डीप ओशन मिशन के बारे में 3 स्टेटमेंट है, बड़ा सा सवाल है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ मिनिस्ट्री पकड़ ली, क्योंकि मैंने आपको एक टेक्निक दे रखी है कि अगर कोई स्कीम आती है, अगर कोई मिशन आता है, समझे, तो उसके अंदर हमें 2 ट्रैप को ही पकड़ना है। अगर कोई स्कीम आती है, प्रोजेक्ट आती है, कोई स्कीम है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई मॉडल है ना, कोई मिशन है, इसमें हमें 2 ही ट्रैप देखने को मिलेंगे, एक मंत्रालय और एक क्या, किसने शुरू किया है। सर दिमाग देखो यूपीएससी का, ओशियन दिया है तो मिनिस्ट्री का जल का नाम भी दे, बिल्कुल, तो फिर ट्रैप तो ऐसे ही होंगे ना आप लोग, ऐसे कैसे ट्रैप होंगे। सर मैं तो डूब गया हूं, मैं क्या बोलूं। तब समझ में आए मैं क्यों कहता हूं 120 प्लस नंबर, मैं क्यों कहता हूं 130 प्लस नंबर, क्यों कहता हूं मैं, इसी वजह से कहता हूं कि ये सीखो, कंटेंट के बाद हमें ये सारी चीजें भी सीखनी, बट पहले कंटेंट, अगर यही सिखा के सिर्फ कर दें तो फिर बच्चा यही लगाने लगेगा, कंटेंट भी चाहिए कई सवालों में, वो भी जरूरी, लेकिन कुछ भी नहीं है एलिमिनेशन में, कुछ भी नहीं। जो टेक्निक बताया हूं उसके कई सवाल इसी जो है इसी में सही होते दिख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, मजा और बढ़ाते हैं आपका, आज आपके मजे को कम नहीं होने देना है। ये सवाल अच्छा देखो, इसी का ये सवाल पिछली क्लास में जो बताया था, सेम ये मंत्रालय वाला, देखो ये दिव्यांग लोगों के बारे में कुछ है दिया हुआ है ना, अधिकार है कुछ है, इसमें फिर से मिनिस्ट्री दे रखी है, यहाँ पे देखो, दिव्यांग जन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फिर आगे मिनिस्ट्री, मैंने आपको बताया ना कि दिव्यांगों के काम में कॉर्पोरेट मंत्रालय का क्या काम है, मुझे बताओ क्या काम है, किसका काम होगा, सामाजिक न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का क्या काम है, पकड़ दिया एक ही वर्ड और काट दो बस। तो एक ही पेपर में मिनिस्ट्री के कितने सवाल, एक सवाल मिनिस्ट्री का और भी था जो मैंने आपको बताया उस दिन की, भाई सीबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, और याद करो अभिषेक बाबू, अगर तुम्हें याद है ऑफलाइन टेस्टिंग भी और यहाँ पे भी, जब जब मैंने पढ़ाया सीबीआई को, मैंने एक ही बात कही है कि सीबीआई को लेकर लोग होम मिनिस्ट्री में ट्रैप होते हैं, लेकिन वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन है, और वही यूपीएससी ने पूछा है, पिछले साल ईडी का पूछा था, इस बार इसका सीबीआई का पूछा, और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंडर है, क्योंकि उसका काम है मिनिस्ट्रीज जो कंपनियों के बीच में जो घोटाले होते हैं, जो गड़बड़ियां होती हैं, जो फ्रॉड होते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। और ये होना कैसे डील था, जो मंत्रालय के नोट्स बनवाए थे उसके अंदर लिखवाया था कौन कौन सी इकाई किसके अंदर काम करती, इस मंत्रालय के अंदर ये है, इस मंत्रालय के अंदर, मुझे लगता नहीं है डिलाइट आईएएस के अलावा कोई मंच होगा जिसने मिनिस्ट्री और उसके अंदर स्कीम और उसके अंदर डिपार्टमेंट करवाए हों, कोई होगी क्या, कोई कोई एक ऐसा मंच नहीं होगा, मैं लिख के दावा करने के लिए तैयार हूं इस बात को, एक एक मंत्रालय उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट हैं, और कौन कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम, कौन से मिशन रन किए जाते हैं, ये भी पढ़ा चुका हूं, इफ यू रिमेंबर, आप नोट्स उठा के देखो, उसी में से बहुत सारा सवाल बन रहा है, अब उस नोट्स को रिवाइज नहीं किया तो गलती किसकी, मुझे बताओ आप। अगर कोई कहे कि मेरा पेपर नहीं हुआ, वो अपने आप से ये सवाल पूछे कि नोट्स में से पेपर तो पूछ, जब से करा रहा हूं, मुझे बताओ जितने सवाल मैंने अभी तक करवाए हैं, अनाउंसमेंट सेशन या ये जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास हुई उसमें और इसमें, अभी तक मुझे बताओ कौन सा कंटेंट में से सवाल आया नहीं, सवाल तो सारे कंटेंट से ही दिख रहे हैं, फिर भी रोना धोना अगर ये रहे कि कंटेंट से सवाल नहीं तो फिर कैसे आएंगे भाई, मुझे बताओ, मैं उस तरीके से पढ़ा दूं फिर, और क्या है। सर मुझे डर है कि कहीं यूट्यूब पे यूपीएससी आपकी वीडियो ना देख ले और अगले साल बदलना, करने दो, कितना ही बदल देगा, इस बार उस लेवल की तैयारी करवाएंगे ना आपको, जब मैंने एलिमिनेशन की बात ही कर दी, बैच ही डाल दिया उस पर, तो एलिमिनेशन ही है, फिर कितनी टेक्निक्स को बदलोगे, नहीं बदल पाओ, कंटेंट भी तो है हमारे पास, हम सिर्फ एलिमिनेशन पे थोड़ी खेलने वाले हैं, कंटेंट देखो ना, पूरी एनसीईआरटी का एक्सरे करना है, पूरी एनसीईआरटी को रिवीजन करना है, रिवीजन के भी टेस्ट लूंगा, सारी चीजों इस बार टेस्ट ही टेस्ट है, तो कंटेंट का जब वर्क रहता है ना मेरे पर, तो मेरे अंदर मेरे ऊपर भी लोड बहुत रहता है कि जल्दी कंप्लीट हो, ये ना रह जाए, वो ना रह जाए, बहुत डिटेल, एक एक सब्जेक्ट डिटेल में दिया हूं आप लोगों को, दिया हूं कि नहीं दिया। अब आपको कंटेंट के लिए दिमाग में आता है कि कहीं जाने की जरूरत है,
इस क्लास में जिन बच्चों ने अंतिम किया, प्रहार किया या फाउंडेशन कर लिया, मुझे एक बार बताओ क्या आपको लगता है कंटेंट के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस, कहीं भी जाने की जरूरत है क्या? इवन वनडे एग्जाम में भी सवाल उससे बाहर नहीं आते। कोई बच्चा कह दे कि सर कंटेंट के लिए मैं तो अभी भी मगजमारी कर रहा हूं, तो मैं फिर बंद कर देते हैं इस क्लास को, और क्या है। कोई एक कह दे कंटेंट कंटेंट रेडी है, अब सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग और मास्टरी करनी है एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में मास्टरी देखो, अभी पहले सारी टेक्निक बताओ, आज से पहले मैंने कभी टेक्निक सीधे से नहीं बताई कि क्या क्या टेक्निक है। इस वीडियो में हम टेक्निक देख रहे हैं, उस टेक्निक को पहले मैंने अच्छे से समझाया है कि कौन कौन सी टेक्निक, फिर उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में 100% क्लियर होना चाहिए कि सर ने विद एग्जाम्पल दिए। आगे चलते हैं ताकि आपका मजा बढ़ता रहे। ये तो मैंने पिछला सवाल ऐसे दिखाया था, इस सवाल को करना नहीं था, कि मैं बता रहा था कि एक ही पेपर में सवाल पूछे गए मंत्रालय को लेकर, अगर आप मंत्रालय पकड़ लेते तो आपके ये सवाल दोनों सही थे। अब बताओ, भारत के नए स्वदेशी उच्च रेजोल्यूशन मौसम मॉडल, फिर आ गया बच्चों मॉडल फिर आ गया है। 2026 का ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, मॉडल फिर आ गया है। आप पकड़ो मॉडल को। भारत फोरकास्ट सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो फिर से पढ़ देता हूं सवाल, ताकि आपकी खुशी थोड़ी और बढ़ जाए। भारत के नए स्वदेशी उच्च रिजोल्यूशन मॉडल मौसम मॉडल भारत फोरकास्ट सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही? अगले साल जैसे ही पेपर देने जाओगे तो अगर अरे मॉडल मिल गया, मिशन मिल गया, स्कीम मिल गई, अब नहीं छोड़ेंगे। नहीं, स्कीम कहाँ है? लेकिन इस बार आपको मैं, ये तो पहली क्लास है मास्टरी की, इतनी सारी चीजें बताने वाले हैं ना कि आप तुरंत कहोगे अरे कोई भी सवाल जो है ना वो इससे बाहर नहीं। आने दो, अब तो सवाल आने दो और हमें करना है। यहाँ देखो, इसका उद्देश्य पंचायत क्लस्टर के स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान लगाना है। नहीं पता, इसे आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। तो क्या बताया था बच्चों? दो ट्रैप होंगे, एक मंत्रालय, दूसरा किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली? नो, आईआईटीएम पुणे, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम संस्थान जो पुणे में, उसने इसको विकसित किया है। नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या सीखना था? आईआईटी दिल्ली द्वारा जिसने विकसित किया होगा वो स्टेटमेंट गलत होगा, तो आंसर विल बी ओनली ए। और पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक है, क्या? जनरल स्टेटमेंट। इसका उद्देश्य पंचायत क्लस्टर के स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान करना है। एक स्टेटमेंट जनरल देता है। ये तो टेक्निक मैंने पिछली बार भी बताई थी कि दो स्टेटमेंट वाले में ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि एक गलत हो जाए तो दूसरा सही हो जाए। पिछली बार याद है ना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो, विकसित वाला ट्रैप आ गया भाई, और किस में आया है? मॉडल वाले में आया है। देखो सेकंड टेक्निक जो मैंने आप लोगों को बताई थी, तीसरी टेक्निक, अगर कोई स्कीम है, अगर कोई मॉडल है, अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर कोई मिशन है, उसके अंदर दो ट्रैप आएंगे। एक, मंत्रालय होगा तो गलत, दूसरा किसने विकसित किया है? आपके सामने आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित। नो, आईआईटीएम, आईआईटीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। कहां पे है ये? पुणे में, उसने विकसित किया है। नहीं भी पता है तो क्या फर्क पड़ता है, बट हमारी टेक्निक काम कर रही है ना। यशिका कह रही सर मैं दिल्ली वाला सही करके आई थी। क्यों करना है? पता नहीं था ना उस समय, ये टेक्निक यहाँ पे खेल करती है। तो एग्जाम्पल है 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का ही, कोई पुराना नहीं। एलिमिनेशन की टेक्निक्स की वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, और क्वेश्चन होता है पीवाईक्यू पहले का, और मैं तो 2026 का ही प्रीलिम्स दिखा रहा हूं। पीछे क्यों जाना है? पीछे जाएंगे तो और मजा आएगा, लेकिन अभी 2026 के मजे तक ही रहते हैं। अगला सवाल देखो, कितना बड़ा सवाल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा कह दे कि सर जो आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास करवाई थी और पीडीएफ दी थी उसके अंदर मशीन लर्निंग का ये क्वेश्चन नहीं है, तो भी मैं आपके फेवर में। अगर कोई बच्चा कहे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो फाइल दी थी और जो क्लास कराई थी, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 360 वो जो आपका मैंने करवाया था 36 मंथ वाला, उसके अंदर अगर ये क्वेश्चन नहीं है मशीन लर्निंग का, आई विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। यूट्यूब पे कह रहा हूं मैं ये बात। आप बताओ मुझे कि मशीन लर्निंग का सेम जाके उसको चेक करना, क्या ये स्टेटमेंट थे उसके अंदर के नहीं थे। आपको आज चेक करना है, आज आपको वेरीफाई करना है। अब इस फिर भी बड़ा सवाल है, मैंने क्या बताया है,
इमर्जिंग टेक्निक का सवाल हो, चौथी टेक्निक, तो कोई एक स्टेटमेंट ऑड फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। मशीन लर्निंग कुछ नहीं होता जिसमें मशीन खुद से लर्न करने लगे, खुद सीखने लगे और अपडेट करने लगे, बस इतना ही। ये बता भी चुका हूं जब मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया था। सवाल को पढ़ते हैं। मशीन लर्निंग में उपयोग किए जाने वाले लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, नहीं पता हमें क्या होते हैं। मैं कहता हूं लैंग्वेज के कोई मॉडल होंगे जिनका बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाना होगा, मुझे तो शब्द से यही समझ में आ रहा है, तो मुझे इतना पता है। चलो जी, मशीन लर्निंग में उपयोग किए जाने वाले लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मशीन लर्निंग में उपयोग किए जाने वाले लार्ज लैंग्वेज मॉडल के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सही है। ठीक है जी, चलो जी, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पढ़ते हैं। एलएलएम जिसकी बात कर रहे थे यहां पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अगले संभावित शब्दों को प्राथमिकता संभावनाएं सौंपते हैं और फिर सबसे अधिक संभावना वाले शब्द को चुनते हैं। हमें नहीं पता, हमें तो एक स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। दूसरा, एलएलएम पूर्वानुमान त्रुटियों को कम करने के लिए गणितीय अनुकूलन, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से डेटा को प्रोसेस करते हैं। नहीं पता। एलएलएम निष्पक्ष आउटपुट उत्पन्न करते हैं। एक तो फैक्ट दे दिया और दूसरा एक वर्ड लिख दिया जिस वर्ड के चलते हम पकड़ लेंगे, क्या? निष्पक्ष आउटपुट। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं आपको एक बात कहता हूं, मैंने कहा कि ये मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग में जिसमें मशीन सीखती है। चलो आपको कुछ भी नहीं पता, आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, चैट जीपीटी का, सुना है ना? इससे तो आप आजकल हेल्प भी बहुत लेते हैं। दुनिया जो है इससे बहुत हर चीज पूछ रही है। चलो ठीक है, क्या आपको लगता है कि चैट जीपीटी, जेमिनी, एआई टूल्स कोई भी है, वो जैसे भी आप उससे कुछ सवाल पूछते हैं वो आंसर देता है, नीचे वो क्या लिखता है? ये गलत भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, क्या आप उम्मीद करते हैं कि मशीन जो है वो, क्योंकि उसको हम डाटा दे रहे हैं, वो डाटा बायस्ड भी हो सकता है, पक्षपाती डाटा भी हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि बायस्ड डाटा को लेकर मशीन निष्पक्ष हो सकती है? क्या आपको लगता है ऐसा? इज इट पॉसिबल? मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूं, थोड़ा इसको देखिएगा। भाई कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज। कंप्यूटर है, सिस्टम है। सिस्टम को आपने डाटा दिया, सिस्टम को आपने डाटा दिया, आप बड़ा ही निष्पक्ष डाटा दे रहे हो कि भारत के अंदर बहुत मतलब अच्छे से चीजें चलती हैं, भारत में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है, सब धर्म जाति के लोग अच्छे से मिलके रहते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति दूसरा भी कंप्यूटर चला रहा है, उसके पास भी सिस्टम है, और भारत में और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिस्टम को डाटा देते हैं। तो सिस्टम को, क्योंकि जो भी चैट जीपीटी आपको देता है वो डाटा के आधार पे ही तो देता है। सिस्टम आपको जो आंसर देता है वो खुद से थोड़ी क्रिएट करता है, वो डाटा के बेस पे करता है। उसके साथ इंटरनेट पे जो डाटा चढ़ रहा है उस डाटा को एनालिसिस करके वो आपको आंसर देता है, वो खुद से नहीं बनाता है आंसर। हमें लगता है चैट जीपीटी खुद से बना रहा है या वो बना, नहीं, वो नीचे सोर्स भी लिखता है कि ये मैंने आपको कहां से दिया है, ये किस वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वो नीचे सोर्स देता है ताकि उस पर सवाल ना उठे। और नीचे वो लोग लिखते भी हैं कि इस डाटा को वेरीफाई कर लेना, इस डाटा को चेक कर लेना, जरूरी नहीं मैं सही हूं। अब मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति एकदम निष्पक्ष डाटा दे रहा है सिस्टम को, एक व्यक्ति पक्षपाती डाटा दे रहा है, तो मशीन भी तो पक्षपाती हो सकती है फिर। अब जैसे मैं एक बात बताता हूं, मान लो कोई सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया गया है अमेरिका में, तो अमेरिका में जो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया गया है या ब्रिटेन में जो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया गया है, उसके अंदर डाटा ऐसा डाला गया है कि इंडियंस अच्छे नहीं होते हैं, या अमेरिका में ब्लैक्स जो होते हैं, जो काले लोग होते हैं, अश्वेत जो लोग होते हैं, वो सही नहीं होते हैं, मान लो ऐसा डाटा है, तो मशीन से पूछेंगे तो मशीन भी ये बात जवाब दे देगी। इसका मतलब वो भी निष्पक्ष कहां हुई? समझे मेरी बात? तो मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मशीन से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो निष्पक्ष तरीके से काम करे। इसको पकड़ो कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है अनबायस्ड आउटपुट दे देना। ये स्टेटमेंट आपका कट गया, और जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट कटा आपका, आप आंसर पर पहुंच चुके हो, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पे इसको देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ इतना सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो एक स्टेटमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास जो है एक ऑप्शन, जैसे मान लो यहां पे देखो बच्चों, एक तो दोनों के अंदर ही दिया हुआ है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। इसको देखो, इस सेकंड स्टेटमेंट को, एलएलएम पूर्वानुमान त्रुटियों को कम करने के लिए गणितीय अनुकूलन के माध्यम से डेटा को प्रोसेस करते हैं।
आप एक सिंपल सी बात, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकल जो एल्गोरिदम्स होते हैं उन्हीं का ही इस्तेमाल होता है काम करने के लिए, वो एक सिंपल चीज। लेकिन हमने क्योंकि एक एक इस तरह का स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लिया है जो स्टेटमेंट हमें लग रहा है कि गलत है, नेगेटिव है, उस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट हैं वो सही हो जाएंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। अगर आपको पिछले साल याद हो, मैंने कहा अगर आपने एक स्टेटमेंट गलत फाइंड आउट कर लिया है तो बाकी दो बचे स्टेटमेंट लगभग लगभग सही होंगे। आपको कुछ ज्यादा जांचने की उनके लिए जरूरत नहीं। एक स्टेटमेंट यूपीएससी ने, अच्छा देखो यूपीएससी ट्रैप क्या करता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये स्टेटमेंट दिया कहां है, लास्ट में दिया है, ताकि यहां में ही फंस जाओ, यहां तक आके सोच ही ना पाओ। ऊपर के फर्स्ट और सेकंड में ही फंस के ट्रैप होके रह जाओ, थर्ड तक आने की जरूरत ही नहीं। समझे मेरी बात? तो आपका जो है, आप यहां से भी सीधे आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आप देखो बच्चों, इस स्टेटमेंट को, इस सवाल को भी देखो। रोहित कह रहे हैं कि सर ये तो आपने अच्छे से करवाया था, एलएलएम करवाया था ना रोहित, तो फिर सवाल कहां से नहीं, कंटेंट से ही करना था। बस आप यहां पे देखो, जेनेटिक मेडिसिन या आनुवंशिक चिकित्सा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है भाई, अब इस स्टेटमेंट को देखो और इसको, सवाल को हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं। अब देखो पहली चीज क्या है, मैंने आपको क्या कहा कि जेनेटिक मेडिसिन है। जेनेटिक या जीन एडिटिंग को हमने पढ़ा था ना कि भाई डीएनए को अगर सही करना है, कट करना है, जीन को सही करना है मान लो, तो जीन को, जहां पे जीन खराब हो गया है वहां जाएंगे, वहां पे कट करेंगे, वहां पे नया एक हिसाब से जीन लगा देंगे और वो सही हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सही किया जा सकता है, इसको बोलते हैं जीनोम एडिटिंग। ये टेक्निक हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ी थी। सेम उसी तरह की चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, अब उनको मेडिसिन के फॉर्म में बता रहा है। जेनेटिक मेडिसिन बीमारी के लिए जिम्मेदार दोषपूर्ण जीन्स को ठीक करती है या उनकी भरपाई करती है। ठीक है, चलो नॉर्मल स्टेटमेंट है। दूसरा, इंजीनियर्ड वायरस और लिपिड नैनोकण का उपयोग जेनेटिक मेडिसिन के वाहक के रूप में, करियर के रूप में किया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक ठाक स्टेटमेंट लग रहे हैं, लेकिन हमें एक स्टेटमेंट को ढूंढना है। जेनेटिक मेडिसिन संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को बदल सकती है। मुझे एक बात बताओ, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, संपूर्ण डीएनए अनुक्रम, क्या कंप्लीट एंटायर डीएनए सीक्वेंस को चेंज करने की कोई चीज हो सकती है? पूरा जीनोम सीक्वेंस ही बदल देगी, मतलब इतनी पावरफुल हो गई है। फिर सेम सवाल की तरह यहां किया, थर्ड स्टेटमेंट में आके ट्रैप कर दिया। काट दो इसको, जैसे ही काटोगे जो बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट वो सही हो जाएंगे, जैसे ही काटोगे बाकी दोनों रिमेनिंग स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अरे दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, आप देखो ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एंटायर डीएनए सीक्वेंस, पूरा डीएनए बदल देगी, उसमें एकदम निष्पक्ष आउटपुट देंगे। कैसे भाई? जानबूझ के ट्रैप करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट देना है, ताकि आप, उस जो बच्चा अवेयर हो, जिसने इन चीजों को पकड़ा हो, समझा हो, वो इस तरह के सवाल को तुरंत जो है अच्छे तरीके से डील करे। समझे मेरी बात? उसको कुछ और करने की जरूरत ना पड़े। अब इस सवाल को देखो, भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में बम निरोधक प्रणाली के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मानक पेश किया है। क्या पेश किया है? एक राष्ट्रीय मानक पेश किया है। तो किसने पेश किया है? भारतीय मानक ब्यूरो ने। ठीक है जी, इस प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक हिसाब से सेम वही मिशन वाला ही सवाल है, सेम वही स्कीम वाला ही सवाल है, सेम वही प्रोजेक्ट वाला ही सवाल है। अब इसके अंदर दो ट्रैप में से एक ट्रैप हमें दिखना चाहिए। पहला, इस नए मानक को फलाना के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। इसे विभिन्न एजेंसियों के बीच उपकरणों की अंतर संचालनीयता, इंटरऑपरेबिलिटी के में सुधार होगा, मतलब वो फायदा होगा। जैसे मान लो इंटरऑपरेबिलिटी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, इसका मतलब होता है जो नॉर्मल, यहां पे नहीं मानो, ऐसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, एक समय था जब आप पेटीएम से सिर्फ पेटीएम को ही पे कर सकते थे, एक समय था आप फोन पे से सिर्फ फोन पे को ही पे कर सकते थे। अब क्या है, पेटीएम से फोन पे भी पे कर सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो, सबको पेमेंट कर सकते हो ना। इसको बोलते हैं अंतर संचालनीयता। चलो हमें इसके संबंध में भी कुछ नहीं पता है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, इसे इसे 30वें सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रूस और के सहयोग से फलाना ने विकसित किया है, डीआरडीओ ने विकसित किया है। मैंने क्या कहा है? दो ट्रैप होंगे, एक मंत्रालय, दूसरा ट्रैप किसने विकसित किया है। काट दो इसको, तीसरा कटने के बाद फिर जो दो बच गए आपके आंसर है। तीसरा कटने के बाद जो बच गए वो दोनों आपके आंसर है।
तो यहां पे भी आप देखोगे तो जो सवाल, जो ट्रैप, जो एलिमिनेशन की टेक्निक पे हमने काम किया कि हाँ भाई जो एक तो मंत्रालय देगा, एक किसने विकसित किया है, वो दोनों चीजें जो है यहाँ पे आपको दिखती हुई दिखेंगी, इंप्लीमेंट हो रही हैं और सीधे तौर पर लग रही हैं। इतना ही पकड़ना है बस। इतने बड़े बड़े हैवी सवाल हैं ये, इनको देख के टेंशन आ जाती है बच्चे को कि यार इस तरह का सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, कुछ सुना ही नहीं है। अब मैं इस तरह के सवाल को कैसे डील करूंगा, कैसे पकड़ पाऊंगा इस तरह के सवाल। कुछ पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आपको बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है और आपका ये सवाल अच्छे तरीके से डील हो जाएगा। एक और है इस तरह का सवाल, देखो बड़े बड़े सवाल ही दिए मैंने। अब देखो ये बच्चा हमारा लास्ट वाली जो टेक्निक है, ध्रुव 64 के संबंध में निम्न कथनों के बारे में हमें देखना है कि कौन से कथन सही। ये भी प्रीलिम्स 2026 का ही सवाल है, पुराना सवाल नहीं है। इसे DIRV कार्यक्रम के तहत निर्मित तीसरा चिप है। यह जो है DIRV प्रोग्राम के तहत निर्मित तीसरा चिप है, जिसका समग्र उद्देश्य भारत के लिए माइक्रो प्रोसेसरों के निर्माण को सक्षम बनाना है। यह भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। मैंने क्या कहा, इसके माध्यम से क्या हो रहा है, इंडिया को थोड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, भारत की थोड़ी तारीफ हो रही है। और इसमें यह भी नहीं दिया हुआ कि किसने क्या विकसित किया है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट वाली टेक्निक हमारी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है। स्टेटमेंट देखो आप, ध्रुव 64 के संबंध में कौन से कथन सही है। तो क्या है, एक हिसाब से हमारा माइक्रो प्रोसेसरों के लिए ये है, एक प्रोग्राम है, और उसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर जो है हमने विकसित किया है ध्रुव 64 के नाम से। तो इंडिया को हम थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन और भी दिखते हैं जिसमें हमें लगता है बस कंडीशन एक ही है, उसके अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दिया हो कि ये किसने विकसित किया है, तब फिर जो है वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगर मान लो इसमें तीसरा स्टेटमेंट ऐड किया होता और उसमें लिखा होता कि ये किसने बनाया है या क्या चीजें, तो फिर वो स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो जाता। उसको उस तरीके से समझ, इसमें सीधा दे रखा है कि ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। तो हम इससे क्या, इंडिया की तारीफ हो रही है कि स्वदेशी स्तर पर हम आत्मनिर्भरता को लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, हम इंडिपेंडेंस को लेकर काम कर रहे हैं, और जो कि भारत सरकार का प्रयास भी है। ज्यादातर चीजें जो है माइक्रो प्रोसेसर हम घर पे बनाएं, डिफेंस की चीजें हम घर पे बनाएं, विनिर्माण क्षेत्र में चीजें ज्यादातर हम घर पे बनाना शुरू करें, सेमीकंडक्टर चिप्स जो है हम लोग घर पे बनाना शुरू करें, इस तरह से एपीआईज हम जो है घरेलू तौर पर बनाना शुरू करें। इस तरह से सरकार लगातार एफर्ट कर रही है। तो वहां पे भी ये आपका फाइनल जो है टेक्निक आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट होती हुई दिखेगी। तो आज की क्लास में सर इसमें एक फैक्ट भी था 1994 2025। कहाँ की बात, कौन से सवाल की बात कर रहे हो, पिछला सवाल है क्या? एक बात मेरी याद रखो, मैंने आपको फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बार बार बताई है कि फैक्ट पे संदेह करना है, लेकिन फैक्ट पे जाना तब है जब हमें लगे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जब हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं तो फिर फैक्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि जिसको हमने एलिमिनेट किया है उसमें फैक्ट भी है, तब वो स्टेटमेंट 101% गलत होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पहले हमारी सारी टेक्निक्स के लॉजिक देखने हैं। अगर तो उसके अंदर इस तरह का पूछ रखा है किसने विकसित किया है क्या, तो वो स्टेटमेंट काट के आंसर निकल चुका है, उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। और अगर लगे कि नहीं काम बन रहा है, तब फिर फैक्ट अगर वाला स्टेटमेंट उठा के देखना है कि वो फैक्ट कैसे दे रखा है, उसको फिर उस अकॉर्डिंग डील करना है। समझे मेरी बात? ऑलरेडी हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं तो फिर फैक्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं। समझे मेरी बात? तो ये है आपका, मुझे लग रहा है लास्ट ही क्वेश्चन होगा आज के दिन का। बहुत बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है। अब मुझे आप लोगों को दो तीन चीजें बतानी है, थोड़ा ध्यान से देखो। पहली चीज, एलिमिनेशन को लेकर किस तरह की मास्टरी होगी वो हम लोगों ने आज की क्लास में और पिछली क्लासेस में देख लिया है। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख ली होगी, कितने सारे सवाल मैंने उसमें, मुझे लगता है 10 से 12 सवाल वहां करवाए थे, 8 से 10 सवाल यहाँ इस क्लास में भी आप देख रहे हो, और जिस दिन अनाउंसमेंट किया था 7-8 सवाल वहां पे भी मैंने आप लोगों को करवाए। तो टोटल अगर देखोगे तो 25 प्लस सवाल तो मैं आपको अभी तक करवा ही चुका हूं, जो सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन से चल रहे हैं। उसमें मैंने कोई भी अभी तक नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी नॉलेज का यूज नहीं कर रहे हैं। 25 प्लस सवाल जो हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कंटेंट के सवाल उठाएंगे तब तो पता नहीं कितने सारे सवाल और निकल आएंगे।
अभी कंटेंट का तो उठाया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कंटेंट का सवाल उठेगा तो आप कहोगे सर ये तो कंटेंट था, इसमें तो पता ही था, हमारा भी सही था या नहीं भी सही था, वो अल्लाह हटा के अभी तक करा चुके हैं। इसलिए 25 करवाए, करवाने के तो सारे ही करवाएंगे क्योंकि आप लोगों की क्लासेस हैं आगे, लेकिन 25 सवाल उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों को ये बैच के बारे में जानना था, जिनको पता लगना था कि इसके अंदर एक्चुअल में होने क्या वाला है, इस बैच के अंदर मैक्सिमम तरीके से किस चीज पे हम लोग काम करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोगों को मास्टरी करनी है, उन लोगों के लिए ये चीज थी। आप लोगों के लिए अब ये चीज शुरू हो चुकी है कि टेस्टिंग आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और प्लस ये तो देखो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन की जो क्लासेस होंगी उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्लास देखना है। एलिमिनेशन मास्टरी की जो क्लासेस हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास के अंदर फोकस करना है, और जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, उसकी पीडीएफ जो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा उस पीडीएफ को देखना है कि हाँ ये सवाल था इसमें ये लॉजिक था, ये सवाल था इसमें ये लॉजिक था, और हम उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो किसी भी चीज को लेकर, मैं आपको 100% ऑप्शन पर लेकर आऊंगा, 100%। ऐसे नहीं कि भाई 50-50 पर आ गए, 50-50 वाला भी नहीं, 100% पर लेकर आएंगे। सवाल का आंसर निकलना चाहिए, और अगर आप इस लेवल की एक्यूरेसी हासिल कर देंगे, सोचो आप इस बार भी काफी अच्छे लेवल पर तैयार हो चुके थे, इस साल आपकी अगर टेस्टिंग हो जाएगी और आपको 100% एलिमिनेशन वाली चीजें भी सिखा दी जाएंगी, तब आपको क्या लगता है कितने ही सवाल गलत हो जाएंगे वहां, मैक्सिमम 10 से 12 सवाल, मुझे लगता है इतने भी नहीं होने दूंगा, ये मैं मैक्सिमम कह रहा हूं। अगर इतने ही सवाल आपके 10-12 सवाल ही गलत हुए और बाकी सवाल चाहे आपने 80 अटेम्प्ट किए थे, आपने 20 सवाल छोड़ ही दिए और उसमें मैं कहता हूं 15 भी गलत हो जाएं, 65 प्लस क्वेश्चन आपका सटीक बैठेगा, ये मैं आपको सच में कह रहा हूं। और जितना इवन 65 भी ना बैठे, अगर 60 भी बैठे तब भी आपका स्कोर कहां जा रहा है, यहां से आइडिया आप लोग लगा सकते हो। तो आपको एक ही चीज करना है, सर मैंने नोट कर दिया सबको शॉर्ट फॉर्म में, अच्छी बात है, आप अपनी तरफ से कुछ भी काम कर सकते हैं क्या क्या नोट करना है, बट आपको ये पीडीएफ के तौर पर भी चीजें मिल जाएंगी। आप एक अलग से रजिस्टर टाइप लगा के रखो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन हो, समझे मेरी बात, एक छोटा रजिस्टर ही चाहे लगा लो, उसके अंदर एक कहते हैं ना अपने हाथ से लिखी हुई चीज ज्यादा अच्छे से याद रहती है। कई बार क्या होता है पीडीएफ लास्ट में हमें नहीं समझ में आती या हम लोगों की चीजें कई बार स्किप हो जाती हैं, तो आप लिखते भी रहो, नोट डाउन भी करते रहोगे, एक छोटा सा रजिस्टर बना के रखोगे, वो रजिस्टर आपका सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। कम से कम मिनिमम 15 क्लास में एलिमिनेशन की करने वाला हूं इस साल पूरी, जब तक आप एलिमिनेशन में मास्टरी नहीं करते तब तक आपको एलिमिनेशन में मैं छुड़वाऊंगा नहीं। जब आप खुद कहोगे ना कि सर अब हमें एलिमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल पूछो हम करेंगे, हम सवाल पूछो हम करेंगे, तो फिर वो वाला लेवल जब आ जाएगा तभी एलिमिनेशन की क्लास बंद होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ गिनी चुनी क्लास करा दी, शुरू में क्लास बहुत अच्छे से कराई और बाद में नहीं कराई, ये आपको पता ही है। इवन जैसे जैसे बैच आगे बढ़ता है मैं और ज्यादा एक्टिव होता चला जाता हूँ, ये आपको पता है। प्रीलिम्स के करीब आने के समय एकदम बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं, बहुत कुछ ग्रुप में मिलता है, बहुत सारी पीडीएफ्स मैं आपको भेजता रहता हूँ, लगातार सुबह 5-5 बजे 4-4 बजे उठ के आप लोगों के लिए काम करता रहता हूँ, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो उसी लेवल की चीजें इस बार हम लोग दिसंबर जनवरी से पहले पहले करके फ्री हो जाएं, मतलब जो स्टैटिक की फाइल्स आप लोगों को मिलने वाली है ना, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, वो मैं आप लोगों को दिसंबर जनवरी तक दे दूं, ताकि उसके बाद, और कोशिश करता हूं कि आपको अगले दो दो महीने के गैप पर एक एक फाइल मिलती रहे। उससे क्या होगा कि आपके पास लास्ट में बर्डन नहीं आएगा, जनवरी फरवरी तक आपके पास कंटेंट स्टैटिक सारा अवेलेबल होगा। करंट अफेयर तो नहीं दे सकते क्योंकि करंट अफेयर तो लेटेस्ट देना होगा ना, करंट अफेयर तो आपको लेटेस्ट देना होगा, लेकिन जो जो फाइलें आपको पहले मिल चुकी होंगी उसके अंदर एक आपको पीआईबी की फाइल मिलेगी, अभी एक फाइल मिलने वाली है जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आए हैं, कौन कौन सी न्यूज आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली। कोशिश मेरी ये है कि मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैगजीन आपको मिलती रहे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपका कवर होता रहे, समझे मेरी बात। तो वो फाइलें हैं, और लास्ट में करंट अफेयर की फाइल आपको जो मिलेगी ना वो सबसे बेहतरीन फाइल हो। आप देखिएगा करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन जो है उससे बाहर नहीं होगा। इस बार भी करंट अफेयर की फाइल देखोगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करंट अफेयर की फाइल से ही देखने हुए मिल रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिससे लोग डरते हैं वो सवाल वहां पे देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी तो है ही है, पॉलिटी का उठाओगे, सवाल पूछने का ढंग बदला है, लेकिन आप सवालों को अटेम्प्ट करने का अगर देखोगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज इंप्लीमेंट हो रही है, कुछ भी और इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। रही बात जो सवाल यूपीएससी ने एथिक्स के पूछे हैं, वो सवाल भी हम लोग प्रीलिम्स में जरूर देंगे,
कई सारे सवाल ऐसे करा दूंगा केस स्टडी के तौर पर जिसका आंसर कुछ नहीं, वही सवाल 2026 के इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको लगेगा कि सर इतना बड़ा सवाल और इसका इतना आसान आंसर, कुछ भी नहीं है ना। तो वो सवाल आपके लिए एज है। अगले साल यूपीएससी एथिक्स पूछेगा नहीं पूछेगा यूपीएससी पे, लेकिन अगर वो पूछता है तो हम मार नहीं खाएंगे, हम उस चीज के लिए भी रेडी रहेंगे। लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगा हमारी तैयारी का, पहले नंबर पे हमारी नॉलेज, पहले नंबर पे हमारी नॉलेज, कंटेंट हमारा टॉप पे रहेगा। दूसरे नंबर पे हमारी एलिमिनेशन मास्टरी रहेगी। ठीक है, तो पहले तो नॉलेज को ही इंप्लीमेंट करना है ना। ये नॉलेज कहां से आएगी, टेस्टिंग से आएगी। और टेस्टिंग में एक भी बच्चा जो है ऐसे मत करना कि आपका जो है पढ़ो ना और ऐसे टेस्ट या क्लास में अवेलेबल ना रहो, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आप ही का लॉस है। अगर इतना करने के बावजूद भी आप लास्ट में जाके सीरियसनेस से दूर है तो फिर मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। आपको ही अपने लिए सीरियस होना पड़ेगा। टेस्ट देने के से पहले अच्छे से उसको पढ़ो, रिवीजन करो और उसके बाद जाके टेस्ट में जो है आपको अवेलेबल होना है। हर एक टेस्ट को फोकस करो, पहले टेस्ट में 100% फोकस चाहिए मुझे आप लोगों का। फिर देखते चलो, आप यूपी पीसीएस का पेपर दे के देख लेना, बीपीएससी दे के देख लेना, आरपीएससी दे के देख लेना, आईएएस दे के देख लेना, पंजाब पीसीएस दे के देख लेना, आपका पेपर किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। क्योंकि आप 4 से 6 जो यूपी पीसीएस का पेपर है ना बच्चों, यूपी पीसीएस का जो 6 दिसंबर को होने वाला है, तब तक तो हमारे मैक्सिमम सब्जेक्ट हो जाएंगे। आप मान के चलो, आप शेड्यूल देखो, तब तक बहुत सारी टेस्टिंग हो चुकी होगी। और जिन लोगों को यूपी पीसीएस का एग्जाम देना है उनके लिए ये बैच एक हिसाब से रामबाण है, क्योंकि इस बैच के अंदर टेस्टिंग है। टेस्टिंग होने के बाद आपका यूपी पीसीएस का पेपर भी बहुत अच्छे से डील होगा। हरियाणा पीसीएस आता है आप उसको देख लेना, पंजाब पीसीएस आता है आप उसको देख लेना, यूपी पीसीएस तो है ही है, बीपीएससी देख लेना, किसी भी बैच को देख लेना, आप किसी भी पेपर को देख लेना। अगर आपकी तैयारी उसमें ना फिट हो, आपका पिछले साल पंजाब पीसीएस यशिका ने क्वालिफाई कर दिया, सोचो आप सिर्फ कंटेंट पढ़ के, उसने तो एक वर्ड भी कहीं और से नहीं पढ़ा है, ये बात उसने कई बार बोली। तो अगर पंजाब पीसीएस सीधा हो रहा है, पिछली बार बच्चों ने बीपीएससी क्लियर कर दिया, तो अगर सारा कंटेंट से ही चीजें फंस रही हैं तो इस बार तो टेस्टिंग होने के बाद आपका लेवल कहां होने वाला है। बस कंडीशन एक ही है, फिर से कह रहा हूं, डाइवर्ट नहीं होना है। जो हो चुका है उन सब चीजों को छोड़ो, जो करना है उस पर ध्यान देना है, 100% फोकस करके डाइवर्ट हुए बिना। इस बार तब तक नहीं रुकना है जब तक 2027 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को तोड़ना नहीं। और उससे पहले मेरी कोशिश रहेगी कि प्लान बी के तौर पर आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। समझ रहे हो, प्लान बी के तौर पर जो है आप लोगों को कोई ना कोई जॉब आप लोगों के हाथ में होनी ही चाहिए। ये भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे इस ग्रुप के माध्यम से, कई सारे नोटिफिकेशन मैं आपको सेंड करता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा कि इस एग्जाम को लेकर आप ऐसे ऐसे काम करते रहो। और तब तक आपके हाथ में एक जॉब होगी और साथ में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होगा, तो फिर जिंदगी के क्या ही मजे हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कैसा लगा आपको आज का क्लास और क्या कॉन्फिडेंस आया मन के अंदर या नहीं आया, बताएंगे जल्दी से। यूट्यूब की ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा, समय मत वेस्ट करो, आज का दिन है। ये जो है नंबर आपके सामने दिया हुआ है, अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, वो आप पे, आप इस नंबर पे, ये ऑफिशियल नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। हर पीस इसमें हेल्प करेगा, यशी का टेंशन मत लो आप। अभिषेक कह रहे हैं अच्छी क्लास थी सर, शानदार थी। चलिए बहुत अच्छी बात है अभिषेक बाबू, और एकदम 100% फोकस से काम करना है इस बार। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग ने अपना समय दिया। अब हम लोग टेस्टिंग की क्लास में मिलेंगे फ्राइडे, एकदम नई तैयारी नई ऊर्जा के साथ। ग्रुप में आपको शेड्यूल पता ही है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से प्रीलिम्स प्रहार बैच का जो ब्राउचर है वो सेंड करने वाला हूँ। जो पहला टेस्ट है उसको अच्छे से तैयार करके फ्राइडे की क्लास में सुबह 10 बजे आप लोगों को रेडी रहना है। ठीक है, थैंक यू।